तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीचन हम लोगों को अपनी कजन के बारे में बताता है जिसका नाम किजुए था। जीचन हम लोगों को बताता है कि वो उससे 3 साल बड़ी है। भले ही वो दोनों चचेरे भाई हैं, लेकिन उनकी फैमिली का जो रिश्ता है वो 5 जनरेशन से चलते हुए आ रहा है। लेकिन उन दोनों के घरों के बीच में काफी ज्यादा दूरी है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों भाई बहन जैसे हैं। जब ये दोनों छोटे हुआ करते थे तब किजुए अक्सर जीचन के घर पे आया करती थी उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन तब उसके गली के बच्चे उसे बुली किया करते थे और तब हमारा जीचन हीरो की तरह जाता था और अपनी कजिन को बचाता था। भाई ये सच में कूद जाता है और एक के मुंह के ऊपर धड़ाम से घूंसा मारता है, ये कहते हुए कि उसे दोबारा बुली न करना। इसके बाद वही कुदरत का नियम 1 के ऊपर 4 और वो चारों मिलकर जीचन को बना देते हैं सुअर। फिर उसके बाद वो लोग किजुए के सामने जीचन को जो मारते हैं वो पूछो नहीं। खैर लड़ाई खत्म होने के बाद जीचन का चेहरा सूजे हुए सुअर की तरह लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों मस्ती किया करते थे और किजुए की बुली होने की वजह उसकी ब्रेसेस थे दांतों के ऊपर जो लगे रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों जैसे जैसे बड़े होते हुए काफी ज्यादा क्लोज हो गए। यहाँ तक कि बड़े होने के बावजूद ये दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद किजुए टाइम निकाल के जीचन को फोन किया करती है। जीचन के पेरेंट्स के मरने के बाद वही उसके साथ खड़ी हुई थी, वो उसके अंधेरे में मोमबत्ती की तरह बनी। जीचन को यही लगता था कि किजुए उसे छोटे भाई की तरह पसंद करती है जब तक वो उसकी डायरी नहीं देखा। डायरी देखने के बाद जीचन को पता चला कि किजुए उसे अलग तरीके से पसंद करती है। लेकिन जैसा कि पता है कि जीचन की पिछली लाइफ तीजी की वजह से नर्क हो रखी थी, तो फिर उसने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके कुछ समय बाद जाके जीचन को पता चला कि किजुए ने किसी और से शादी कर ली है, लेकिन थोड़े टाइम ही बाद जाके उसे डिप्रेशन हो गया और उसने अपनी जान दे दी। इसीलिए हम लोग जीचन को बीजिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो दोबारा किजुए से मिलने के लिए आया था। अब ये डायरेक्ट उसके हॉस्पिटल में ही जाने वाला था ताकि जीचन किजुए को रोक सके उसी रास्ते पे जाने पे जो उसने पिछली बार लिया था। हालांकि जीचन जब उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है तो फिर साइड से एक लोग आ रहे थे जो कि किसी को इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जा रहे थे। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे यांग फैंग शिपिंग ग्रुप की तरफ से उनकी चेयरमैन यांग यीरो थी। जिसे एक नजर उस लड़की की डैड की तरफ देखता है और उसे एक एक्यूपंक्चर के बारे में पता था जो उसने अपनी ईस्ट वेस्ट लैंड के जर्नी के दौरान सीखा था। इसीलिए वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल यांग के फादर के ऊपर करता है जिससे उन्हें होश आ जाता है। अब उनकी जान ज्यादा खतरे में नहीं थी। वो डॉक्टर जीचन की तरफ देखता है और उसे पूछता है कि तुम इंटर्न हो क्या यहाँ पे। जीचन उसे कहता है कि पहले जाके सर्जरी करो। इस पे वो लोग यांग के फादर को इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहीं पे रुको। इसके बाद यांग जीचन के गले पड़ जाती है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे फादर को बचाया है, तुम क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर हो। और वो जीचन से कहती है कि मेरी यांग फैमिली तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी, बस अपना प्राइस बताओ। जीचन अपने मन के अंदर सोचता है कि इस तरीके की बीमारी को ठीक करने के लिए उसे यहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब लगेंगे, लेकिन जब तक गेम रियलिटी के साथ मर्ज नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और वो यांग से कहता है कि उसने बस एक्यूपंक्चर के पाथ को ब्लॉक किया था, अनलॉक किया था। ये सिर्फ टेम्परेली है, लेकिन रिजल्ट अब सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सर्जरी इतनी इजी नहीं होने वाली है, तुम्हारे फादर का समय आ चुका है, वो अपनी बीमारी के लास्ट स्टेज पे है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद से वो 1 महीना और जी ले। वो लड़की जीचन से कहती है क्या मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर सर रख के रो सकती हूँ। जीचन आगे से कहता है ठीक है भाई, उधार ही तो दे रहा हूँ, ले लो। जीचन अपने मन के अंदर उस लड़की को सहारा देते हुए सोचता है कि उसे यांग के फादर को देख के अपने पेरेंट्स की याद आती है। अगर उसके पेरेंट्स उसकी डेटी बनने तक जिंदा रहते तो शायद से वो उन्हें बचा सकता था। जिसके बाद वो लड़की अपना रोना धोना बंद करती है और जीचन से कहती है कि मैंने तुम्हारी शर्ट गंदी कर दी। जीचन उससे कहता है सस्ता माल है, सरोजिनी नगर से खरीदा है, कोई बात नहीं। लेकिन यांग जीचन को रोकती है और उसे अपना ग्रेटिट्यूड टोकन दिखाने के लिए एक क्रेडिट कार्ड देती है जिसमें कोई पासवर्ड नहीं था और साथ ही में अपना बिजनेस कार्ड, ये कहते हुए कि अगर उसे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है तो वो अपनी जान लगा देगी उसकी मदद करने के लिए। जीचन आगे से कहता है कि तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे अंदर शर्म ही नहीं है, और वो कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों रख लेता है, यही सोचते हुए कि अमीर लोगों के चोचले ऐसे ही होते हैं। जिसके बाद यांग वहां से चला जाता है। इसके बाद जीचन किजुए के वॉर में पहुंचता है जहाँ पे उसे किजुए दिखाई देती है। किजुए उसे पूछती है कि अब तक कैसे हो, लेकिन जीचन उसे देख के इमोशनल हो जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए उसे गले ही लग जाता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। इसके बाद जीचन किजुए के साथ उसके घर पे आता है तो फिर जीचन को पता चलता है कि किजुए काफी ज्यादा बुरे हालातों में रह रही है, बिल्कुल बेकार घर में। जीचन उससे कहता भी है कि ये जगह डिमोलिश होने वाली है, तुम फिर भी यहाँ पे रेंट पे क्यों रह रही हो। इसके जवाब में किजुए कहती है कि ये जगह सस्ती है और उसके हॉस्पिटल के पास ही पड़ती है, तो यहाँ से काम करने में आसानी होती है। इसके बाद वो रूम के अंदर आते हैं और किजुए जीचन से कहते हैं कि तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जीचन बताता है कि किजुए उसकी पिछली लाइफ में उसे लगातार पैसे भेजा करती थी टाइम टू टाइम, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि किजुए कितने बुरे हालातों में रह रही है। किजुए एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है। किजुए जीचन की तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम शावर के लिए नहीं गए क्या, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम ड्रॉवर से लगते हो, वहाँ पे रखे हुए हैं कुछ। लेकिन जीचन उसे कहता है कोई बात नहीं है, वो खुद ले लेगा। जिसके बाद वो कपड़े उठाता है तो फिर वार्डरूम के अंदर कई सारे कपड़े पड़े हुए थे। जीचन पूछता है कि यहाँ पे इतने सभी कपड़े क्यों हैं, तो किजुए आगे से कहती है कि वो बोर हो रही थी तो फिर उसने कपड़े खरीद लिए, यही सोचते हुए कि ये जीचन के ऊपर कितने अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि वो जीचन से जब मिलने के लिए जाएगी तब उसको ये कपड़े दे देगी। जीचन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी जैसी बहन हो तो फिर जीवन में क्या चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि ये दोनों असली भाई बहन नहीं, न ही इनमें कोई खून का रिश्ता है, बस पड़ोसी हैं एक दूसरे के। साथ ही बड़े होने पे भाई बहन रंग
गए हैं। जिसके बाद जिचन फ्रेश होकर बाहर आता है तो फिर किजुए ने डिनर बना दिया था और जिचन के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया गया था। किजुए अपना फोन निकालती है और जिचन को पैसे देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी के पैसे काफी ज्यादा हाई है ना, मुझे हाल ही में पैसे मिले हैं, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। लेकिन जिचन उसे रोक देता है ये कहते हुए कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो अमीर बन चुका है। किजुए उसे कहती है क्या मजाक है भाई, कॉलेज स्टूडेंट हो, कहाँ से पैसे चुराए या फिर किडनी बेचती। लेकिन जिचन अपना फोन निकालता है और किजुए को कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता है, 1.5 मिलियन युआन। किजुए आगे से कहती है कितने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए, ये मत कहना कि तुमने कोई गैंग वैंग ज्वाइन कर ली है। तो फिर जिचन आगे से बताता है कि उसने 8 वेस्टलैंड गेम के अंदर ये सभी पैसे कमाए हैं। इस पे किजुए आगे से कहती है कि उसे पता था कि 8 वेस्टलैंड के अंदर पैसे बनाए सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा बनाए जा सकते हैं। जिचन किजुए से कहता है कि अब उसे काम करने की जरूरत नहीं है। किजुए उसका पहला ख्याल रखती थी, अब जिचन उसका ख्याल रखेगा। इस पे किजुए उससे कहती है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, ये पैसे तुमने अपने हार्ड वर्क से कमाए हैं, मैं तुम्हें वापस कर देती हूँ। लेकिन जिचन आपत्ति जताते हुए कहता है कि तुम मुझे बाहर वाला समझ रही हो क्या, अगर तुम मेरे लिए पैसे भेज सकती हो तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। जिसपे किजुए आगे से कहती है कि मैं भला तुम्हें कैसे एक बाहर वाला समझ सकती हूँ। तो जिचन उसे कहता है कि पैसे रख लो फिर। तो फिर किजुए पैसे रख लेती है। जिसके बाद अगला सीन रात का होता है और किजुए जिचन से कहती है कि तुम बेड पे सो जाओ। तो जिचन उसे कहता है कि यहाँ पे एक ही बेड है कि हम एक साथ सोने वाले हैं, और वो मन के अंदर सोचता है कि मुझे पहले नहीं पता था कि किजुए इतना ओपन माइंडेड है। लेकिन किजुए उसे कहती है कि ज्यादा ना सोचो, मैं सोफे के ऊपर सोने वाली हूँ और तुम बेड के ऊपर। तो जिचन उसे कहता है कि मुझे सोफा के ऊपर सोना दो, लेकिन किजुए से मना कर देती है और उसे बेड के ऊपर ही सुलाती है। जिसके बाद हम लोग जिचन को देखते हैं जो कि बेड के ऊपर लिटा हुआ था और इसे नींद नहीं आ रही थी किजुए की खुशबू की वजह से जो उसके बेड के ऊपर फैली हुई थी। इसलिए जिचन हॉलवे में बाहर जाता है जहाँ पे किजुए लेटे हुए थे, और वो जिचन को देख के उठ के खड़ी हो जाती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो जिचन उसके बगल में बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। किजुए पूछती है लेकिन इतनी अचानक से ये जॉब छोड़ने वाली बात क्यों, ये मत कहना कि तुम मेरा सच में ख्याल रखना चाहते हो, वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो जिचन उसे कहता है कि मेरा मतलब तुम अपनी नौकरी बदल लो, तुम कैपिटल के अंदर रहती हो जो मुझसे काफी ज्यादा दूर है और मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करता हूँ, अगर कुछ हो जाता है तो फिर मैं तुरंत मदद करने के लिए भी नहीं आ सकता हूँ। इसे किजुए अपने मन के अंदर सोचती है कि आज अचानक से इसे क्या हो गया, ये अचानक से ऐसी एम्बिशियस बातें कैसे कर रहा है। और फिर जिचन किजुए से कहता है कि तुम अपना कैरियर बदल के मेरे साथ 8 वेस्टलैंड के अंदर आ जाओ और प्रोफेशनल गेमर बन जाओ। इसके बाद अगला सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पे किजुए जिचन के बारे में ही सोच रहे थे कि अचानक से ये गेम के अंदर ज्वाइन होने वाली बात कहाँ से आ गई, क्या उसे सच में ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे उसके जितने भी स्टाफ थे वो सभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, खासकर ये भड़वा जो गुलाब लेके आया है। वैसे इसका नाम जैंग है लेकिन मैं इसे भड़वा कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा, आई डोंट नो व्हाई। किजुए उस भड़वे से कहती है कि इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक ढेला नहीं दूंगी और ना ही इतना ज्यादा होटल महंगा एक्सपेंसिव बुक करना है, मुझे तेरे इरादे पहले से ही पता है, मैंने जो भी बोला है इन्हें विपरीत दिशा में कर दिया जाए। वह पे ये भड़वा किजुए से कहता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पहले से ही पता है और इसके इरादे कुछ नेक नहीं थे और इसे लग रहा था कि ये जबरदस्ती करके यहाँ पे रिश्ता बिठा सकता है। उसी टाइम पे वहाँ पे जिचन आता है जो कि एक महंगी स्पोर्ट्स कार लेके आया था, जिसको देख के भड़वा अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने तो सुना था कि ये गरीब है, या तक कि ये अपनी बहन के भरोसे रहता है स्कूल जाने के लिए, इसके पास स्पोर्ट्स कार कैसे आई। जिसके बाद ये जिचन से हाथ मिलाता है तो जिचन अपने मन के अंदर सोचता है भड़वे अगर आज मैंने तेरे खरोड़ ना तोड़े मेरा नाम भी जिचन नहीं है। जिसके बाद वो सभी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और जिचन की स्पोर्ट्स कार देख के बिल्कुल हैरान हो गए थे। वह पे जलन के मारे भड़वे का मूड खराब था और जिचन से कहता है कि इसमें तो सिर्फ 2 ही सीट हैं, हम सभी लोग एक साथ कैसे बैठेंगे, तुम किजुए को हमारे साथ छोड़ दो, हम कैब से आ जाएंगे। हालांकि जिचन ने इसकी पहले से ही तैयारी कर ली थी। जिसके बाद वो वहाँ पे बस बुलाता है और उन लोगों से कहता है कि इस पे आओ, किराया मत देना, मेरे बाप की है। जिसके बाद वो लोग बस जाते हैं और वहीं पे जिचन और किजुए कार से जा रहे थे। किजुए जिचन से कहती है कि तुमने ये कार क्यों खरीदी। जिचन उससे कहता है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो किजुए उससे कहती है कि ये महंगी होगी, इसे वापस कर दो, मुझे पता है कि तुम पैसे कमा रहे हो लेकिन इतनी रेकलेस पने के साथ में पैसे न खर्च करो। इस पे जिचन आपदा को अवसर में बदलते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी नौकरी छोड़ दो और मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दूंगा, तुम उसे मैनेज करना, इससे मैं बेफालतू में पैसे भी खर्च नहीं करूंगा। इस पे किजुए भी आगे से कुछ नहीं कह पाती है। जिसके बाद ये लोग होटल पे पहुंच जाते हैं और जिचन उस भड़वे से कहता है कि तुमने काफी महंगा होटल बुक किया है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जिस पे अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा रूम बुक किया है जिसके बारे में तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। हालांकि जिचन उससे कहता है कि यहाँ पे टॉप फ्लोर पे एक फ्लोर है जहाँ से नजारा काफी ज्यादा अच्छा लगता है, उम्मीद करता हूँ कि तुमने वही बुक किया होगा। इससे भड़वे की फटी कि उसने नॉर्मल सा बुक किया है लेकिन इसके बावजूद रोला जमाने के लिए वो महंगा वाला ही बुक करता है और ये यही सोचता है कि ये कैसे न तैसे किजुए के साथ ही रीपे करेगा। इसके बाद लोग टॉप फ्लोर पे आते हैं जहाँ पे खाना काफी ज्यादा महंगा था। वहीं पे किजुए को ऐसा लग रहा था कि जिचन भड़वे के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहा है और ये अच्छी बात है। इसके बाद भड़वा वहाँ पे वाइन मंगाता है, वो भी तगड़ी वाली, और सबसे पहले जिचन को ही परोसी जाती है। लेकिन जिचन की नाक तेज थी और उसे पता चल जाता है कि इसमें कुछ तो मिला हुआ है, इसीलिए वो बहाना बता के वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो इस भड़वे को तो बाद में पिलेगा, पहले इसे थोड़ा सा जाल में बिछाया जाए और फंसा
फंसाया जाए। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे वाइन पीते हैं और वाइन पीने के बाद ये लोग टे बोल जाते हैं। इसके बाद ये भड़वा अपना गंदा पना शुरू करता है और इसे कमरे में लेके जाता है और इसका वीडियो बनाते हुए कहता है कि मैं ये वीडियो, फोटो और सब कुछ इंटरनेट पे डाल दूंगा। अगर तुमने पुलिस को बनाने की कोशिश भी की, ये सब कुछ होने के बाद तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। और यही कारण था डिप्रेशन में जाने का। हालांकि उसी टाइम पे वहाँ पे जिचन आता है, जिससे भड़वे के लौड़े लगे और जिचन सीधा इसके मुंह के ऊपर एक लात खींच के मारता है। वहाँ पे होटल के स्टाफ्स को आवाज सुनाई देती है कि भैया कहीं तो लड़ाई हो रही है। जिसके बाद वो लोग जब कमरे के अंदर जाते हैं तो फिर इन्हें जिचन दिखाई देता है, जो कि भड़वे को हचक के मार रहा था। जिसके बाद जिचन अपने वादे को पूरा करता है और अखरोट फोड़ देता है और पीछे मुड़ के स्टाफ से कहता है कि पुलिस को बुलाओ, इसने वाइन के अंदर ड्रग मिलाया है और मेरी मदद करो थोड़े से एविडेंस इकट्ठा करने में। जिसके बाद वो भड़वे से कहता है कि मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जो तूने मेरी बहन के साथ किया। अगर पुलिस के सामने कुछ ज्यादा मुंह खोला तो फिर सीधा जेल के अंदर, वो भी हमेशा के लिए। तो फिर ये भीख मांगता है और यहाँ से कट लेता है। मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए बता दूं कि नॉवल के अंदर इससे भी बुरा हुआ था। जिचन ने गोटो के साथ साथ हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। जिसके बाद पुलिस केस हुआ और जिचन ने उसी लड़की की मदद की जिसने क्रेडिट कार्ड और बिजनेस कार्ड दिया था उससे आजाद होने में। इसके बाद जिचन किजुए को उठाता है और उससे कहता है रो क्यों रही हो, तुमने मेरा इतने सालों तक ख्याल रखा, अब मेरी बारी है, मैं बड़ा हो गया हूँ। इसके बाद जिचन आखिरकार अपने कमरे में आ जाता है, यही सोचते हुए कि उसने आखिरकार उसकी जॉब छोड़ने के लिए और उसे जैसे ही कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी तब वो उसके साथ शिफ्ट हो जाएगी। जिसके बाद जिचन अपना हेलमेट पहनता है और गेम के अंदर लॉग इन करता है। जिचन जब गेम में लॉगिन करता है तो फिर वो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुका था की रिफाइनिंग की लेट स्टेज पे। ब्रेक थ्रू करने के लिए सिस्टम उसे एक की एंड ब्लड पॉइंट देता है और साथ ही में 1000 माना पॉइंट। जिचन यही सोचता है कि ये तो अच्छी बात हुई कि वो गेम के अपग्रेड के दौरान ही यहाँ पे कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कर पाया। इसके बाद जिचन ब्लड मदर इन्फेंट के ड्रॉप आइटम्स को देखता है तो फिर उसे 3 ड्रॉप आइटम मिले थे, जिनमें से पहला सोल आर्टिफैक्ट स्किल एम्ब्रेला था, दूसरा स्पिरिट ग्रेड का स्पिरिट स्किल थी बैट ब्लड साउंड। जिसके बाद आखिर में तीसरा हेमली ट्रेजर था बोन ऑफ बुरिड सैंड, जो कि एक कॉमन डिमोनिक बीस्ट की हड्डियां थी। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तीनों आइटम ही काफी ज्यादा कमाल के हैं और थोड़ा सा और कल्टीवेट करने के बाद वो आखिरकार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे चला जाएगा। लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में जाने के लिए कई सारी चीजों की डिमांड लगती है, जैसे कि 3 हेमली ट्रेजर्स और साथ ही में 6 स्पिरिट बीट्स जो कि अलग अलग एट्रीब्यूट के होंगे। क्योंकि जिचन बहुत जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला था, इसलिए उसे इन सभी चीजों को इकट्ठा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। उसी टाइम पे जिचन की नजर पांडा के ऊपर पड़ती है, जो कि आराम से सो रहा था। तो जिचन उसे जगाता है और उसे कहता है कि काम पे चलने का टाइम हो गया। तो पांडा उसकी तरफ ऐसे देखता है और कहता है कि इतने समय भैया भूखा हूँ, मैं कहीं भी नहीं चल सकता। तो जिचन उसे कहता है कि यहाँ पे आए हुए तुम्हें कितना ही देर हुई है जो खाने के लिए मरने लगे। तो पांडा उसे कहता है कि जब टेम कर रहे थे तब तो ये वादे नहीं किए थे, तब कुछ और बोला था, याद है कि नहीं। तो जिचन उसे कहता है कि कैसी बकवास कर रहे हो कि मैंने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। तो पांडा उससे मुंह बना के कहता है कि अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और सिस्टम जिचन को बताता है कि तुमने अपने पेट के साथ जो लॉयल्टी पॉइंट है उन्हें 10% कम कर दिया है, अब लॉयल्टी पॉइंट 90 ही बचे हैं। जिससे जिचन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो इस बारे में भूल गया था कि पेट्स के पास भी लॉयल्टी मीटर होता है और अगर लॉयल्टी 70 से नीचे जाती है तो फिर पेट्स मास्टर का कहना सुनना बंद कर देते हैं और अगर और ज्यादा नीचे चले जाए तो फिर वो बगावत पे उतर आते हैं। इसलिए जिचन पांडा को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें उठाना चाहता था कि खाने का टाइम हो गया है। तो पांडा उससे कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हाई मेंटेनेंस वाला पेट है। जिसके बाद जिचन हम लोगों को बताता है कि इस अपडेट का सबसे सीक्रेट चीज इसका सीक्रेट रियलम है जो अपडेट हुए हैं। अभी के लिए गेम के अंदर सिर्फ 3 ही सीक्रेट रियलम्स हैं, सोलो सीक्रेट रियलम नाइटमेयर, स्क्वाड सीक्रेट रियलम घोस्ट पीक ऑफ नाइट केव और आखिर में आइटम सीक्रेट रियलम वैली ऑफ द क्रॉप्स किंग। जिचन हम लोगों को बताता है कि ये तीनों सीक्रेट रियलम्स के अंदर सेक्ट मिशन होते हैं, जो कि 5 डिफिकल्टी के हिसाब से बांटे जाते हैं, इजी, नॉर्मल, हार्ड, एक्सट्रीम एंड हेल। इसलिए जिचन फैसला करता है कि वो नाइटमेयर रियलम के लिए निकलेगा, क्योंकि वहां पे मटेरियल्स मिल जाएंगे जिससे वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनी तैयारी भी पूरी कर लेगा, क्योंकि बाकी सेक्ट इस समय काफी ज्यादा हाई होंगे। हालांकि जिचन जब सेक्ट से नीचे उतरता है तो फिर कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। ये भी शॉर्ट सेक्ट के इनर डिसाइपल थे और उनकी कल्टीवेशन लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की थी। और इस बंदे का नाम वैंग है, जो कि जिचन से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिचन उससे पूछता है क्या काम है तुम्हें, मुझसे क्या चाहिए। वैंग जिचन से कहता है कि वो उसको यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आया है और वो जिचन को बताता है कि सेक्ट के अंदर एक रूल है कि जब तक चैलेंजर के कल्टीवेशन अपोनेंट के खिलाफ एक रियलम हायर नहीं है तब तक कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। और जिस पर्सन को चैलेंज किया जा रहा है वो इंजर्ड नहीं होना चाहिए, किसी चैलेंज में नहीं होना चाहिए, सर्कुलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। वैंग जिचन को बताता है कि सेक्ट ये सब कुछ इसलिए करता है ताकि कल्टीवेटर्स आपस में फाइट करके खुद को इम्प्रूव कर सके। जिचन आगे से कहता है कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसे ही बिना बेनिफिट के नहीं करने वाला, अगर मैं जीतता हूँ तो फिर मुझे बदले में कुछ चाहिए। जिस पे वैंग जिचन से कहता है कि बेशक हम तुम्हें यहाँ पे कंट्रीब्यूट पॉइंट देंगे जो सेक्ट के अंदर रहते हैं,
और वैसे भी ये चैलेंज कोई नॉर्मल सा चैलेंज नहीं है, ये प्रैक्टिस की तरह भी होता है। लेकिन वैंग जिशन से कहता है कि तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट इतने समय 0 पे हैं। अगर तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट हार जाते हो तो फिर तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया जाएगा अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉइंट नेगेटिव में चला जाता है। हालांकि उसी टाइम पे पीछे से गोंग युवे की आवाज आती है जो भागते हुए जिशन के पास आती है और वो जिशन से कहती है कि उसके पास 6000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट हैं जो इतने काफी होंगे किसी को भी चैलेंज करने के लिए। जिससे जिशन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी मेहनत जाया नहीं जा रही है। वहीं पे वैंग के जितने भी दोस्त है वो सभी अपना कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलाते हैं। जैसे इन लोगों के पास लगभग 1500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट हो जाते हैं और वैंग इतने को दाव पे लगा देता है। जिसके बाद अगला सीन सॉर्ड सेक्टर के डुवलिंग प्लेटफॉर्म का होता है जहाँ पे लगातार फाइट चल रही थी और हम लोग देखते हैं कि कोई चेन युवान नाम का बंदा था जो लगातार 8 बार जीता था। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये सिर्फ की रिफाइनिंग की लेट स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसे टियान सॉर्ड सेक्ट का नंबर 1 एक्सपर्ट्स मान सकते हैं। हमें बताया जाता है कि चेन युवान आउटर सेक्ट की तरफ से एक डिसाइपल है। वहीं पे हम लोग गोंग युवे के फादर को देखते हैं जो कि ब्रांच हॉल के एक एल्डर है और ये यहाँ पे चेन युवान की तारीफ कर रहे थे और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनने का ऑफर देता हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? जिसको चेन युवान तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि ये तो मेरा सौभाग्य है। अब उसी टाइम वहाँ पे गोंग युवे आती है जो अपने फादर से मिलने के लिए आए थे और वो जाते हुए एक नजर चेन युवान की तरफ देखती है तो ये पिघल ही जाता है। चेन युवान गोंग युवे से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इस पे गोंग युवे आगे से बताती है कि बेशक मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई जिचन को चेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि गोंग युवे यहाँ पे जिचन का नाम नहीं लेती है, मैंने ले लिया भाई, जबान है यार फिसल जाती है। इसीलिए गोंग युवे को फादर को लगता है कि वो यहाँ पे चेन युवान के बारे में बात कर रही है और वो उसे कहते हैं कि मैंने तो इसे अभी डिसाइपल बनाया है, मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वह फिर चेन युवान अपने बारे में बता ही रहा था कि गोंग युवे बीच में कहती है कि नहीं मैं इसके बारे में थोड़ी ना बात कर रही हूँ, मैं तो इसके बारे में बात कर रही हूँ, ये है जिचन। इससे गोंग युवे के फादर बिल्कुल उसके ग्रैंडफादर की तरह ही जिचन को घूर के देखने लगते हैं और जिचन मन के अंदर सोचता है कि इनके खानदान में कौन कौन मुझसे नफरत करता है भाई। गोंग युवे के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं पता नहीं इसने कौन सी चाल का इस्तेमाल किया है कि ये 1 महीने के अंदर ही गोंग युवे का दिल जीतने में कामयाब हो गया, लेकिन मुझे कोई मौका ढूंढ के इसे न्यू डिसाइपल के साथ डुअल के अंदर चैलेंज करवाना पड़ेगा, ये देखने के लिए ये कितना कैपेबल है। वह पे चेन युवान अपनी सॉर्ड उठाता है और वो जिचन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं आज तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करना चाहूंगा तुम्हारी टेक्निक्स देखने के लिए। जिचन उसे कहता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और वो मन के अंदर सोचता है कि मैंने इसके बारे में पिछली लाइफ में बहुत कुछ सुना है, ये उस टाइम पे एक टॉप सॉर्ड कल्टीवेटर हुआ करता था। जिचन उसे कहता है कि मैंने पहले ही इसके साथ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर चेन युवान जिचन से कहता है कि तुम किसी ऐसे के साथ फाइट करने वाले हो जो कि लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे है। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये कैसे यहाँ पे इसे चैलेंज कर सकता है, ये तो वैंग है। वह फिर गोंग युवे के फादर उसे कहते हैं कि ये तुमसे एक हाई कल्टीवेशन लेवल पे है, अगर तुम चाहो तो इसके चैलेंज को रिफ्यूज कर सकते हो। वह फिर वैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने इस बारे में सुना था और उसे ये भी पता है कि एक रूल है यहाँ पे लोअर कल्टीवेशन वाले हायर कल्टीवेशन वाले के चैलेंज को मना कर सकते हैं, लेकिन उसने जानबूझ के जिशन को इस बारे में नहीं बताया ताकि वो चैलेंज को कैंसिल होने से रोक सके। शायद से अब जिशन यहाँ पे चैलेंज को रोक देगा, लेकिन जिशन आगे से कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पहले से ही पता है, मैं तो बस सीनियर वैंग का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, और अगर वो मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट दे के अपनी दिल लगी दिखा रहे हैं तो फिर मैं इसे क्यों मना करूँ भाई। वही गोंग युवे के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा घमंडी होना ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, पता नहीं मेरी बेटी को इसमें ऐसा क्या दिख गया। वहीं पे हम लोग गोंग युवे को देखते हैं जो कि पिघली जा रही थी और वो जिशन से कहती है गुड लक। इसके बाद जिशन अपनी शॉट बाहर निकालता है और वो वैंग से कहता है कि शुरुआत आप करिए। तो वैंग अपनी शॉट को बाहर निकालता है और वो जिशन से कहता है कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो दोस्त, तो फिर मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए जिशन के ऊपर एक स्लैश मारता है, लेकिन जिशन शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और पलक झपकते ही वैंग के पीछे आता है और उससे कहता है कि स्पीड तो आपकी काफी अच्छी है, लेकिन बस आप एक कदम उससे पीछे रह गए। और वैंग के ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारता है जिससे वैंग को 1600 का डैमेज पड़ता है। वैंग जल्दी से स्लैश लेने के बाद पीछे खिसकता है और सोचता है कि वो केयरलेस हो गया था, इसलिए अब वो यहाँ पे अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद वैंग अपनी मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करता है तो वो काफी तेजी के साथ वैंग की तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन जिशन आगे से अपनी शॉट को उठाता है और अपनी शॉट की मदद से वैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारता है और साथ ही में पेनिट्रेटिंग स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे वैंग को 2-2 हजार करके डैमेज लगने ही लगते हैं और वैंग पीछे जाके गिरता है और पेनिट्रेशन स्किल की मदद से वैंग यहाँ पे हारा जाता है और जिशन डुअल को जीत जाता है। इसके बाद गोंग युवे अपने फादर से पूछती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो गोंग युवे के फादर आगे से कहते हैं कि इसने सच में मेरी उम्मीदों के पार जाके ये कर दिखाया, और वो मन के अंदर सोचते हैं कि ये तो पक्का इसके प्यार में गिर चुकी है। जिसके बाद गोंग युवे के फादर वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ कहे। वहीं पे हम लोग जिया जी को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को स्ट्रीम कर रही थी और वो अपने सब्सक्राइबर्स को बताती है कि देखो मैंने बताया था ना कि लिंचन सॉरी जिशन यहाँ पे कोई चीटर नहीं है। जिसके बाद ये दोबारा जिशन के ऊपर सिंपिंग शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि ये 8 वेस्टलैंड का सबसे हैंडसम बंदा है। वहीं पे
हम लोग चन युवान को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने वैंग के इल्यूजरी हाइड को इतनी आसानी के साथ स्मैश करके रख दिया, यहाँ तक कि मैं भी उस टेक्निक से डरता था, लेकिन जिचन ने बस एक मूव के अंदर ही उसे तोड़ के रख दिया। इसके बाद चन युवान आगे बढ़ता है और वो जिचन से कहता है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हारे मुकाबले का नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि ज्यादा देर तक मैं तुमसे पीछे नहीं रहूंगा और तुम्हें कैच कर लूंगा। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि बेशक ये दुनिया में नंबर 1 कल्टीवेटर था इसके डिटर्मिनेशन की वजह से, लेकिन मैं इस समय यहाँ पे रिकॉर्डिनेटेड हुआ और चूज किया गया हूँ पाथ ऑफ सॉर्ड कल्टीवेटर के लिए, इसलिए बेशक मैं यहाँ पे कभी भी इसे पीछे नहीं रहने वाला और मैं ही यहाँ पे दुनिया का टॉप सॉर्ड कल्टीवेटर बनने वाला हूँ। इसके बाद गोंगवे आगे बढ़ती है और वो जिचन से कहती है कि बुरा नहीं था, तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। जिचन आगे से कहता है कि ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, अगर वो खुद को ट्रेन नहीं करेगा तो फिर उसे हमेशा गोंगवे के भरोसे ही रहना पड़ेगा कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। इस पे गोंगवे थोड़ा सा चिढ़के कहती है कि इसमें बुराई ही क्या है, अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जिस पे जिचन आगे से कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। जिसके बाद ये सारी पेलते हुए कहता है कि मैं तो आपके जीवन के वो छत बनना चाहता हूँ जो बारिश और धूप झेल ले और आपको हमेशा छांव दे। जिसके बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं आपके फादर और ग्रैंडफादर के सामने खड़ा हो सकूं। इससे गोंगवे को गलतफहमी हो जाती है कि जिचन यहाँ पे इसका हाथ मांगने की कोशिश कर रहा है इसके फादर और ग्रैंडफादर से, और ये शर्माते हुए जिचन से कहते हैं कि कल्टीवेशन लेवल मैटर नहीं करता है, अगर वो जिचन को पसंद करती है उसके फादर और ग्रैंडफादर जरूर इसे सपोर्ट करेंगे। जिचन गोंगवे से पूछता है क्या वो कुछ दिनों के लिए खाली है। इस पे गोंगवे जिचन से पूछती है क्या तुम्हें किसी मिशन के दौरान मेरी मदद की जरूरत है क्या, तो जिचन आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जिचन तो गोंगवे को इन्वाइट करना चाहता है फैंक्यू सिटी के लिए ताकि वो लोग वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत एंजॉय कर सके, बेसिकली डेट। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि गोंगवे की फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर जा चुकी है, अब वो यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्ट बना तो सकता है लेकिन सब लोगों के सामने नहीं, इसलिए मौका ढूंढ रहा है चौका मारने का। गोंगवे आगे से शर्माते हुए कहती है कि हाँ मेरे पास टाइम तो है लेकिन मैं चल नहीं सकती हूँ, बाप घर पे है, और वो भी समझ जाती है कि जिचन इसे डेट के लिए इनवाइट कर रहा है, तो जिचन इसे सिखाता है कि झूठ कैसे बोला जाता है। ये गोंगवे से कहता है कि अपने फादर से कह देना कि तुम मिशन पे हो जब हम लोग डेट पे जाएंगे, और ये शर्माते हुए हाँ भी कह देती है। इसके बाद गोंगवे यहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि जब टाइम आएगा तब हम दोनों एक साथ मिलेंगे और डेट पे जाएंगे, और जिचन के मन के अंदर भी लड्डू फूट रहे थे। इसके बाद जिचन जब प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है तो फिर वहाँ पे वैनलिंग थी जो कि जिचन को बुला रही थी। वैनलिंग जिचन से कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो, यहाँ तक कि लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज का कल्टीवेटर भी तुम्हें हरा नहीं पाया। जिचन उसे पूछता है काम बताओ, काम मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, तो वैनलिंग जिचन से कहती है कि उसके मून शैडो गिल्ड को जिचन की जरूरत है एक सीक्रेट रियलम को क्लीन करने के लिए जो कि क्रॉप सकिंग वैली है। जिचन आगे से साफ मना कर देता है तो ये लोग हैरान हो जाते हैं, और वैनलिंग जिचन से कहती है कि तुम प्राइस बताओ तुम्हें कितनी कीमत चाहिए। जिचन आगे से कहता है कि वो सीक्रेट वैली एक अकेली टीम की बस की बात नहीं है, कम से कम 100 लोग लगेंगे, और ऊपर से सिर्फ किसी एक की इंडिविजुअल स्किल के ऊपर ये बेस्ड नहीं है, टीम की एवरेज एबिलिटी भी मिड की रिफाइनिंग के आसपास होनी चाहिए, तभी वो लोग उस रियलम को क्लियर कर पाएंगे। जिचन आगे भी कुछ कहने वाला था लेकिन वो रुक जाता है, तो वैनलिंग पूछती है कि आगे क्या, लेकिन जिचन मनाने से मना कर देता है, और वो वैनलिंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें सबसे पहले अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। जिचन यहाँ पे कुछ बोलने वाला था जो कि स्पिरिट स्टोन से रिलेटेड है, और जिचन उन सभी को अपने पास ही रखना चाहता है, बंटवारा नहीं चाहता है वो। तो फिर वैनलिंग जिचन से पूछती है कि नाइट केवरन घोस्ट रिच के बारे में क्या ख्याल है। जिचन आगे से कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन ये फिर भी अभी भी चैलेंजिंग है। तो वैनलिंग जिचन से कहती है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, बस तुम अपनी शर्तें बताओ। तो जिचन वैनलिंग से पूछता है क्या तुम्हारी लीडर इस रेड को ज्वाइन कर रही है। वैंगलिंग आगे से कहती है कि उसकी लीडर इस पार्टी को तो जरूर ज्वाइन करेगी। तो जिचन आगे से कहता है कि तो फिर वो इस डील को एक्सेप्ट करता है। तो वैंगलिंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि तुम हमारे लीडर के बारे में ज्यादा उल्टे सीधे मत सोचना, अगर उसके बाप को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिचन आगे से कहता है कि वो क्या ही कर लेगा, क्या वो मेरी जान ले लेगा, और ऊपर से मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारे गिल्ड लीडर को लेके, मैं बस उससे थोड़े से पैसे उधार लेना चाहता हूँ। उसी टाइम पे वहाँ पे वैंग आता है जिसको हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। इसको जिचन ने चूना लगा दिया था सस्ता बो दे के। वैंग भी जिचन के पास डंजन क्लियर करवाने के लिए ही आया था और वो उसको 3 मिलियन युआन दे रहा था। जिचन तो उसे पहले पहचानता ही नहीं है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो भाई। इस पे वैंग उससे कहता है कि तुम मुझे ही भूल गया यार, और वो मन के अंदर सोचता है कि साले ने मुझे स्कैम किया और भूल भी गया। इसके बाद वो जिचन से कहता है कि तुम्ही ने मुझे वो बेचा था, याद है ना कि भूल गए। तब जाके जिचन को वैंग के बारे में याद आता है, जिसके बाद जिचन उससे कहता है कि हाँ माफ कर दो भाई, भूल गया था। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये भी यहाँ पे आ गया है, मैं इसकी मदद नहीं करना चाहता
था, लेकिन तगड़ा बहाना बनाना पड़ेगा। जिसके बाद वो वैंगलिंग को अपनी तरफ खींचता है और वैंग से कहता है कि माफ कर दो, मैंने अपनी नई गर्लफ्रेंड से पहले ही वादा कर दिया है कि मैं उसके साथ डंजन में जाके उसकी मदद करूंगा। इसके बाद वो वैंगलिंग से कहता है, डियर तुमने सुना नहीं, हम लोग एक साथ डंजन के अंदर जाने वाले हैं ना। इसके लिए वैंगलिंग भी मान जाती है और वो कहती है कि हाँ। वहीं पे वैंग उससे कहता है, ब्रदर तुम शायद से एक चीज भूल रहे हो, जब तुमने मुझे चूना लगाया था तब तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारी शादी होने वाली है, ये गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। जिससे अब जिचन यहाँ पे फंस जाता है क्योंकि वो इस बारे में भूल ही गया था। लेकिन वो वहां से खिसकते हुए कहता है कि माफ कर दो, ये अमीर लौंडिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो फिर मुझे अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ ब्रोकअप करके इसके साथ सेटिंग करनी पड़ी। और वैंग इस चीज के ऊपर यकीन भी कर लेता है, जिसके बाद वो दोबारा वैंगलिंग को ही अपने रास्ते का कांटा समझता है। जिसके बाद ये लोग डंजन की तरफ आगे बढ़े तो वहीं पे जिचन वैंगलिंग से कहता है कि मेरा मदद करने के लिए शुक्रिया, जब भी मौका मिलेगा तो फिर मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा। वैंगलिंग उससे कहती है कि इसकी कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग सीक्रेट रियलम ऑफ नाइट केव घोस्ट रिज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे किड के सामने पहले ही कई सारी टीम थी और वो अलग अलग तरह की चीजें डिमांड कर रही थी। किसी को बॉडी कल्टीवेटर चाहिए था तो किसी को हीलर। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे ही ज्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं गेम वैसे ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रहा है। जिसके बाद वैंगलिंग लुयो और उसके ग्रुप की तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ पे कुछ नई लड़कियां थी। लुयो जिचन के पास जाती है और उसे शुक्रिया कहती है उनकी मदद करने के लिए और उससे पूछती है कि कोई शर्त है क्या। जिचन आगे से कहता है कि 3 काम है जो मुझे करने ही है। फर्स्ट, अथॉरिटी मेरे अंदर रहेगी, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे शॉर्ट कल्टीवेटर्स और मटेरियल होंगे जो कि उसकी फाउंडेशन में मदद करेंगे वो उसके हो जाएंगे। और तीसरा, ये एक प्राइवेट मैटर है, इसलिए जिचन उसके कान में कहता है कि उसे थोड़े से पैसों की जरूरत है और वो उसे कुछ स्पिरिट स्टोन्स मांगता है जो कि इस गेम की करेंसी है। लोयो उसे कहते हैं कि स्पिरिट स्टोन्स उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर वो पैसे मांगता तो फिर वो उसे दे देती, और ऊपर से इस समय एक्सचेंज मार्केट काफी ज्यादा महंगा है। एक स्पिरिट स्टोन 180 युआन के बराबर है। जिचन लोयो से कहता है कि मैं तुमसे मांग थोड़ी न रहा हूँ, उधार ले रहा हूँ। 5 दिनों के बाद मैं तुम्हें दुगना करके वापस लौटा दूंगा। इसके लिए लोयो मान जाती है और वो जिचन को 5000 स्पिरिट स्टोन दे देती है, सॉरी 50,000। इसके बाद जिचन उन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग डंजन के अंदर चलते हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे साफ करके बाहर आते हैं। इसके बाद हमें कुछ नई लड़कियों से मिलवाया जाता है और इनके नाम बताए गए हैं तो जरूरी ही होंगे, जिनमें से इसका नाम ली जिंजी है और इसका नाम काओ सीइंग है। ये लोग जैसे ही गेट को पार करके अंदर घुसते हैं तो फिर यहाँ की डिफिकल्टी हाई हो जाती है सीधा हेल मोड पे। इसलिए वो लोग जिचन से कहते हैं कि हम लोग किसी गलत दरवाजे से गलत जगह पे तो नहीं आ गए हैं। जिचन पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि ये सही चीज है, वैसे भी केव घोस्ट रिज इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन और टैक्टिक्स की जरूरत पड़ती है। जब तक तुम लोग मेरा कहना मानते हो तो वो लोग बिना किसी दिक्कत के आसानी के साथ इसे साफ कर देंगे। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि मेरे साथ रहो और पीछे मत भटक जाना, तुम लोग आसानी के साथ पास हो जाओगे। जिचन हम लोगों को बताता है कि वो इस डंजन से इतना ज्यादा वाकिफ है कि उसको तो ये भी पता है कि यहाँ पे खजाना कहाँ मिलेगा और लड़कियां कहाँ पे। जैसा कि इस डंजन का नाम था घोस्ट केव, तो फिर यहाँ के हालात कुछ ज्यादा ही डरावने थे। लड़कियों की तो फटी पड़ी थी, हालांकि वैंगलिंग की भी तो फट रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने दोस्तों से कहती है कि डरो नहीं भाई। लेकिन उसी टाइम पे लुयो उसे कहती है कि जरा तुम अपने नीचे देखो, वहाँ पे हाथ है। और जब वैंगलिंग नीचे देखती है तो फिर वहाँ पे सच में एक हड्डी का कंकाल था, तो फिर वो डर के चिल्ला उठती है। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगती हैं और जिचन इनकी बातें सुन के पक रहा था। यही सोचते हुए कहाँ पे आके फंस गया मैं, पैसों के चक्कर में इंसान किसी का कुत्ता भी बन जाता है, वही हालात मेरे हैं। जिसके बाद इन लोगों को सामने से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है तो ये लोग सामने देखते हैं तो फिर वहां से एक बुढ़ा चलते हुए आ रहा था जिसकी आंख फूट चुकी थी और खाल लटक रही थी। और बेशक इतना डरावना चीज देख के इन लोगों की फट जाती है और ये दोबारा चिल्लाने लगती हैं। ये बूढ़े बाबा इन लोगों से कहते हैं कि 5 और आ गए यहाँ पे मरने के लिए। इसके बाद वो इन लोगों से कहता है कि ये जगह छोड़ के चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे ग्रेव कीपर के होने के अलावा यहाँ पे और कोई जिंदा नहीं बच सकता है। जिस पे ये लड़कियां काफी ज्यादा घबराने लगती है। गेम में हो भाई, नहीं यार फटती है, मैं भी अभी गेम खेल रहा था, मेरी भी फट रही थी। हालांकि जिचन उन लोगों से कहता है कि इसे वैसे ही इग्नोर करो जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है जब तुम उसे मैसेज करते हो। और लड़की पटाने का पहला नियम कि अपनी क्रश को ज्यादा भाव ना दो तो वो तुम्हें भाव देती है। उसी तरीके से बूढ़े बाबा जिचन से कहते हैं कि अगर तुम आगे ही जा रहे हो तो फिर मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। जिचन पीछे मुड़ता है और कहता है कि बोलो, और मैं बताता है कि वो पिछली लाइफ में इसके साथ 2 घंटे बात किया था, तभी ये साला ग्रेव कीपर अपना मुंह नहीं खोला और जब जिचन जाने वाला था तब इसने अपनी बात कही। इसीलिए जिचन ने यहाँ पे सबसे पहले इसे इग्नोर ही किया। खैर ग्रेव कीपर जिचन से कहता है कि उसने यहाँ पे 20 साल बिता दिए हैं, उसकी वाइफ को यहाँ पे किसी घोस्ट ने मार दिया था और वो अभी तक अपनी वाइफ के कुछ बचे कुछ अवशेष ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा कमजोर हो गया है तो ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए जिचन से कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ की व्हाइट हैंकरचिप यानी कि रुमाल यहाँ पे लेके आते हो तो फिर मैं तुम्हें परफॉर्म इक्विपमेंट के 2 पीस दूंगा। जिचन आगे से इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और ग्रेव कीपर इन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारा माउंटेन के ऊपर इंतजार करूंगा। अब ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो सामने की तरफ काफी ज्यादा धुआं उठ रहा था, जिसके अंदर से इविल घोस्ट बाहर निकलते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए और इनकी तादाद
तादाद काफी ज्यादा थी। लुयो उन लोगों से कहती है कि ये हेल मोड है तो फिर यहाँ पे इनकी तादाद ज्यादा ही होगी। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और बाकी लड़कियां भी तेजी के साथ आगे बढ़ के एक एक करके घोस्ट को मारने लगती हैं। वहीं फिर 3 घोस्ट जिचन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़े तो जिचन एक ही स्लैश के अंदर उन तीनों को ही मार देता है और इनकी पीटियां बन जाती हैं, जिनके अंदर से 11, 8 और 14 स्पिरिट स्टोन निकलते हैं। वैंगलिन जिचन से कहती है कि तुम्हारा लक तो कुछ ज्यादा ही हाई है। जिचन आगे से कहता है कि यही तो फायदा है दोबारा जिंदा होने का। अब उसी टाइम पे जिचन के पीछे एक पावरफुल घोस्ट बाहर निकलता है तो जिचन उसके ऊपर भी एक ही स्वॉर्ड मारता है और ये भी मारा जाता है। और इस घोस्ट के मरने के बाद ड्रॉप आइटम में ग्रेव कीपर की वाइफ की हैंकरचिप मिल जाती है। तो वैंगलिन जिचन से कहती है कि अगर उन लोगों को यहाँ पे हैंकरचिप मिल चुकी है तो ये लोग वापस लौट के डायरेक्ट माउंटेन पे ही जाते हैं ना, जहाँ से ये लोग इस मिशन को भी पूरा कर लेंगे और इन्हें वो इक्विपमेंट के पीस भी मिल जाएंगे। जिचन वैंगलिन से कहता है कि तुम यहाँ पे ग्लिच का फायदा उठा नहीं सकते हो और अगर ऐसा हो जाता तो फिर यहाँ पे कोई भी इस डंजन को पूरा करने के लिए नहीं आता, वो सिर्फ इक्विपमेंट के पीछे आते। इसलिए अगर तुम सच में यहाँ पे डंजन को क्लियर करना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो और आगे बढ़ो। इसके बाद ये लोग और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर इन लोगों को कोटा का लाइव एक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे कोई लटक रहा था और वो इन लोगों से कहते हैं कि हजारों सालों तक इंतजार करने के बाद कोई तो आखिरकार मुझे यहाँ पे कंपनी देने के लिए आया। जिसके बाद ये आगे से हो करके डराने की कोशिश करती है, भाई मैं नहीं डरा। जिससे ये लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी जमीन का सीना चीरते हुए नीचे से कंकाल हड्डियां बाहर निकलती हैं। तो जिचन उससे कहता है कि हड्डियां बन गई हो लेकिन अभी तक तुम्हें सुकून नहीं है। जिसके बाद वो अपनी शॉट को जमीन पे घुसाता है और एनर्जी रिलीज करते हुए उन्हें वहीं पे मार देता है और उनसे कहता है वन पीस की ब्रोक हो क्या। जिसके बाद वो उस मरी हुई लड़की को दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ता है और एक ताकतवर स्लैश मारता है, लेकिन वो एक झटके के अंदर डिसअपीयर होके जिचन के कंधे के ऊपर बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, तुम यहीं पे मेरे साथ रुक क्यों नहीं जाते हो, हम एक काफी ज्यादा अच्छा कपल बनेंगे। और ये बैठी कहाँ है, वो भी जिचन के कंधे के ऊपर, वो भी टांगे लटका के। ब्रो इज एंजॉयिंग जूसी थाइस। जिसके बाद ये फीमेल गोस्ट अपना ऑफर जिचन को समझाती है कि तुम काफी ज्यादा जवां और हसीन हो, तुम यहाँ पे मेरे साथ रुक के घोस्ट कल्टीवेटर क्यों नहीं बन जाते। जिसके बाद हम हमेशा साथ साथ रहेंगे और डुअल कल्टीवेशन भी करेंगे, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन भी और भी जल्दी जल्दी इंप्रूव होगी। जिस पर जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे मैंने किसी अनलॉक्ड या फिर हिडन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया है क्या, कि फीमेल घोस्ट भी मेरे पीछे पड़ रही है। इसके बाद जिचन उससे कहता है हटो, मुझे नहीं करना भाई तुम्हारे साथ कोई डुअल कल्टीवेशन। तो फिर फीमेल घोस्ट उससे कहती है कि अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर तुम्हें मरना ही पड़ेगा। बेचारे को नाराज कर दिया यार, कर लेते यार, हजारों सालों से अकेली है यहाँ पे, उसे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। इसके बाद ये जिचन से कहती है कि मैं तुम्हारे सोल को एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, जिसके बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद जमीन का सीना दोबारा चीरते हुए कई सारी स्पाइक्स बाहर निकलती हैं और जिचन के ऊपर अटैक करने लगती हैं। जिचन शॉर्ट स्लैशेस का इस्तेमाल करता है उन्हें रोकने के लिए और वो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है देख क्या रहे हो, सपोर्ट करो भाई। तो फिर ये लोग अपनी झड़ी उठाते हैं और सपोर्ट करना शुरू करते हैं। वैंगलिंग जिनसे से कहती है कि तुम अटैक के ऊपर फोकस करोगे और डैमेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे। वहीं पे वो सेंग से कहती है कि तुम सपोर्ट करोगे और रिपेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे। जिसके बाद ये लोग अपनी अपनी साइड पे निकल जाते हैं और अटैक को डिफेंड करने लगते हैं, जिससे के साथ इनके सामने जितनी भी स्पाइक्स आ रहे थे उन्हें काटते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। फीमेल गोस्ट इससे काफी ज्यादा नाराज और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि तभी जिंजी उसके पास पहुंच जाती है और किक से अटैक करती है। जिससे फीमेल गोस्ट के ठुड्डे के ऊपर एक जोरदार लात पड़ती है, वो भी हील वाली, दादा रे दादा। जिससे वो पीछे की तरफ झुक जाती है तो जिचन उसी टाइम पे सॉर्ड लेके आगे बढ़ता है। तो फीमेल गोस्ट उसे कहती है कि इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगी। जिसके बाद वो अपने बालों से जिचन के ऊपर अटैक करती है और उसके सॉर्ड को रोक लेती है। उसी टाइम पे वैंगलिंग तेजी के साथ आगे बढ़ती है जो फीमेल गोस्ट के बालों के ऊपर अटैक करते हुए उसे काट देती है। ऐसे जिचन को मौका मिल जाता है और वो सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फीमेल गोस्ट के ऊपर अटैक करता है और उसे सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद वो लोग फीमेल गोस्ट को भी यहाँ पे निपटा देते हैं और उसे मारने के बदले में इन लोगों को काफी ज्यादा ड्रॉप आइटम मिलते हैं। बेशक इसमें लिन के लक का भी कमाल था और ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये माला माल हो गए, क्योंकि ये लोग गेम के करेंसी को यहाँ पे रियल वर्ल्ड के पैसों से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लोयो जिचन से कहती है कि उसे जो भी लेना है वो सबसे पहले पिक कर ले, क्योंकि उसी की वजह से वो लोग ये सब कुछ पा पाए हैं। जिचन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बिल्कुल भी यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करने वाला। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और मिस्ट ग्रेड के केवरन गॉन्गलेट को उठा लेता है, साथ ही में स्पिरिट ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक भी गुस और एनर्जी। जिसके बाद जिचन उन लोगों से कहता है कि चलो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और इन लोगों ने लगभग यहाँ पे 60% तक डंजन को क्लियर कर लिया था। इसके बाद अगला सीन ग्रेव कीपर का होता है जो कि माउंटेन पे इनका इंतजार कर रहा था। वैंगलिन जिचन से कहती है कि वो देखो वहाँ पे ग्रेव कीपर आ गया है, उसे जल्दी से एंकर चिप देते हैं और आइटम लेके यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जिचन उसे रोक देता है और उससे कहता है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो फिर मारी जाओगी। वैंगलिन उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो जिचन उससे कहता है क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा है। उसने कहा था कि वो हम लोगों को माउंटेन की शुरुआत में मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पे चोटी पे क्या कर रहा है, कि ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आई। जिसमें वैंगलिन को भी अंदाजा लग जाता है
है कि ग्रेव कीपर ही इस डंजन का आखिरी बॉस है। जिचन उससे कहता है कि बुद्धि तो हमारी पूरी तरीके से जंग नहीं खाई है। और लियो जिचन से पूछती है कि अगर यही बॉस है तो फिर उसने हमें वो साइड क्वेस्ट क्यों दी। इस पे जिचन आगे से कहता है कि यही तो इस डंजन का सबसे बड़ा ट्रैप है, कई सारे प्लेयर्स इसके अंदर फंस जाते हैं और टपके जाते हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को पहले से ही पता होता है कि कैसे इस क्वेस्ट को अवॉइड करना है और वो लोग डायरेक्ट बॉस के साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम लोग फीमेल घोस्ट को नहीं मार पाओगे, जो भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस पे लियो जिचन से कहती है कि इसीलिए वो उन लोगों को इतनी दूर तक भटका रहा था ताकि उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल सके। इसके बाद ग्रेव कीपर पीछे मुड़ता है और मुझे अच्छी बात लगी ये कि इसमें मैकेनिज्म गेम की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि ये ग्रेव कीपर अभी भी इन लोगों से हैंकरचिप मांग रहा है। जिचन इसे देता भी है हैंकरचिप, लेकिन इसके गले में लटका के, क्योंकि वो एक झटके में इसके गर्दन काट देता है और उसे कहता है ये लो भाई तुम्हारा हैंकरचिप, आप जल्दी से बॉस के अंदर बदलो। जिचन इन लोगों को बताता है कि वो इसकी चाल में पिछली बार फंस गया था और लाठी खा के मारा गया था, लेकिन वो इस बार वो सेम गलती दोबारा नहीं करेगा। इसके बाद फाइनल बॉस अपनी आखिरी फॉर्म में आता है और इन लोगों से कहता है घोस्ट किंग के नाम पे मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ, और ये ट्रांसफॉर्म होकर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद अपनी भूतिया लाठी को बाहर निकालता है और मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कई सारे कौवों का समन कर लेता है और ये सभी इन लोगों के ऊपर पड़ जाते हैं और इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिचन आगे से शॉट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी कौवों को मारते हुए खुद को डिफेंड करने लगता है और वो पीछे मुड़ के सींग से कहता है कि अपनी स्किल का इस्तेमाल करो इन सभी कौवों से पीछा छुड़ाने के लिए। तो फिर सींग आगे से अपने पास से एक छाता बाहर निकालती है, जिससे वो इन सभी कौवों से पीछा छुड़वा लेती है और उन्हें रोकने लगती है। वहीं पे जिचन इन लोगों से कहता है कि तुम लोग कौवों को संभालो, मैं जाके बॉस से निपटता हूँ। इसके बाद जिचन बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। दरअसल जो फाइनल बॉस है वो एक मीच टाइप का कल्टीवेटर है और तुम्हें तो पता ही ज्यादातर क्लोज कॉम्बैट के मामले में काफी ज्यादा वीक होते हैं, इसलिए जिचन इसी बात का फायदा उठाता है और आगे से गो शॉट की का इस्तेमाल करते हुए बॉस के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे उसे 200-240 के करके डैमेज लगने लगता है और इसकी एचपी 11,000 के आसपास की है। जिसके बाद बॉस वहां पे ब्लैक मिस्ट एस्केप का इस्तेमाल करते हुए जिचन के पीछे चला जाता है। तो जिचन उन लोगों से कहता है कि उन्हें एक साथ मिलकर अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो बॉस यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद जिचन आगे से अपनी शॉट के अंदर डिटोनेट की का इस्तेमाल करता है। वहीं पे लोयो आगे से अर्थबॉर्न इमॉर्टल हैंड का इस्तेमाल करती है, जिंजी आगे से बॉडी पियर्सिंग पंच का इस्तेमाल करती है, वहीं पे वैंगलिंग आगे से ब्लेजिंग ग्रेट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए वो सभी एक साथ बॉस के ऊपर अटैक करते हैं और उसे काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। इसके बाद जिचन फाइनल ब्लो मारता है जो कि फिनिक्स फेदर अटैक था, जिससे आसमान से कई सारे फेदर यानी कि पंख बारिश की तरह बॉस के ऊपर बरसते हैं, जो कि उसकी बॉडी को चीर के रख देते हैं और इनका टोटल डैमेज 840 के आसपास था। अब बॉस यहाँ पे मरने की कगार पे है, तो जिचन अपने पान से पांडा को बाहर निकालता है और उससे कहता है बेटा अब तेरी बारी है, जाओ और जाके अपना जलवा दिखाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें एक ताजा बांस खिलाऊंगा। इस पे पांडा लुढ़कते हुए गेंद की तरह बॉस की तरफ जाने लगता है, तो लड़कियों की नजर पांडा के ऊपर पड़ती है, तो वो पांडा के पीछे दीवानी हो जाती है। वहीं पे पांडा आगे से पियर्सिंग थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है, तो मुंह से एक एनर्जी बीम जाती है जो कि सीधा बॉस के ऊपर लगती है और बॉस की मुंडी धड़ से गायब और बॉस का खेल यहीं पे खत्म होता है और पांडा उसकी पेटी बना के रख देता है। वहीं पे ये सभी लड़कियां पांडा से कहती हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही चिकने हो, कितने प्यारे हो, आओ इधर आओ तुम्हें पैट करके देखूं मैं। वहीं पे हम लोग जिचन को देखते हैं जो कि निराश हो गया था, क्योंकि बॉस ने जो आइटम गिराए थे वो सभी मेज कल्टीवेटर्स के लिए थे, लेकिन इसके बावजूद जिचन को उनमें से कुछ कमाल की चीज मिल जाती है, जैसे कि हेवन एंड अर्थ ग्रेड का ब्लैक ओबिसिडियन ट्रेजर, और जिचन उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि ये भी बोरियल सैंड बोन की तरह ही है। अब जिचन को यहाँ पे एक और आर्टिफैक्ट कलेक्ट करना है, जिसके बाद बच जाते हैं तो बस 6 अलग अलग एट्रीब्यूट्स के 6 बीड्स। लोई जिचन के पास आती है और उससे कहती है कि उन लोगों को कई सारे इक्विपमेंट मिले हैं और अगर जिचन को यहाँ पे थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा है तो फिर वो उनके लिए पैसे देने को राजी है। जिचन उसे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और वैसे भी उसे कोई लॉस नहीं हुआ है, उसे ये क्रिस्टल मिल चुका है। इसके बाद जिचन लोयो से कहता है कि अब यहाँ पे कुछ भी करने को नहीं बचा है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो उन लोगों से कहते हुए जाता है कि जैसे ही तुम लोगों का यहाँ पे काम खत्म हो तुम लोग यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसे कई सारे बेवकूफ प्लेयर्स आएंगे जो कि इन लोगों से एडवाइस मांगेंगे। वैंगलिंग आगे से कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी का है, जैसे ही काम खत्म हुआ यहाँ से तुरंत भाग गया। इस पे लोयो आगे से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके बाद हम लोग जिचन को देखते हैं जो कि एक कोने में बैठा हुआ वैंग को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैंग उससे पूछता है कि क्या हो गया भाई, अचानक से ये वीडियो कॉल क्यों? तो जिचन उससे कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी बात बतानी है, हम लोग एक जगह पे मिल सकते हैं। इसके बाद अगला सीन उसी जगह का होता है जहाँ पे हम उन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और जिचन सबसे पहले तो वैंग से माफी मांगता है उसकी मदद ना करने के लिए। तो वैंग उससे कहता है कि प्यार सबसे जरूरी चीज है, उसके लिए भाई एक दूसरे का सेक्रीफाइस भी दे सकते हैं, और क्या पता भाई तुम्हारी किस्मत चमक जाए और रियल लाइफ में भी वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन जिचन आगे से नौटंकी करते हुए कहता है लेकिन इसके बावजूद उसे पछतावा हो रहा है वैंग की मदद ना करने को। इस पे वैंग उसे कहता है कि
ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक बीवी ढूंढना सबसे जरूरी चीज होता है भाई। इसके बाद वैंग जिचिन से कहता है क्योंकि तुमने वो डंजन पहले ही पूरी क्लियर कर ली है तो फिर तुम्हें एक्सपीरियंस के बारे में पता ही होगा, क्या तुम हमारे लिए कोई मैप वैप बना सकते हो। लेकिन जिचन आगे से नौटंकी करने लगता है तो वैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिचन बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड नहीं चाहती है कि वो वैंग की मदद करे, और अगर जिचन उसकी मदद करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जिंदगी जीते जी जहन्नुम बना देगी। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये पैसों के लिए है, लुयो माफ कर देना, तुम्हारा नाम बर्बाद कर रहा हूँ। वहीं पे वैंग को ऐसा लगता है कि मून सैटो गिल्ड उसे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो यहाँ पे जिचन की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए जिचन वैंग से कहता है कि वो उसकी मदद डायरेक्टली तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसके लिए स्ट्रेटेजी बना सकता है जिसकी मदद से वो लोग आसानी के साथ डंजन को क्लियर कर पाएंगे। जिसके बाद ये अपनी आखिरी चाल चलता है ये कहते हुए कि उस स्ट्रेटेजी की कीमत 8000 स्पिरिट स्टोन्स होगी। वैंग पहले तो चिल्ला के कहता है कि 8000 स्पिरिट स्टोन्स, लेकिन बाद में कहता है कि तू मेरा जिगर का टुकड़ा है जान, या भी नंबर ला मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। और वैंग मन के अंदर सोचता है कि उन लोगों ने यहाँ पे 8000 स्टोन इकट्ठा किए थे, ऐसा लगता है कि सब एक बार में ही चले गए, लेकिन इसे फिर भी तसल्ली थी कि ये लोग उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके डंजन को क्लियर कर लेंगे जिससे भरपाई हो पाएगी। हालांकि जिचन के रहते तो ये नहीं होने वाला। इसके मन में अंड बंड जो आता है ये वो लिख देता है। वैंग उससे कहता भी है कि तुम मुझे डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते, यानी कि मैसेज गेम में होता नहीं है कम्युनिटी वाला। तो जिचन उससे कहता है कि नहीं, ये सुटेबल मैटर है, पेपर में लिख के दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद वैंग उस अंड बंड स्ट्रेटेजी को लिखता है और वहां से निकल जाता है नाइट केव घोस्ट रिच के लिए। और जिचन अपने मन के अंदर सोचता है भाई तू जिस कॉन्फिडेंस से जा रहा है मुझे पक्का यकीन है कि उसमें कुछ लिखा हो ना लिखा हो तुम जरूर डंजन को क्लियर कर लोगे। इसके बाद अगला सीन फेंगू सिटी का होता है जहाँ पे हम लोग जिचन को देखते हैं जो कि एक दुकान के अंदर जाता है और वहाँ की लेडी से कहता है कि अपना स्टॉक आइटम बड़ा हुआ है, पूरा का पूरा मुझे दे दीजिए। जिचन यहाँ पे भारी मात्रा में यानी कि सब कुछ सारा स्टॉक कॉप्स पॉइजन पोशन का खरीद रहा है। बॉस लेडी जिचन से कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही भाई धन्यवान आदमी हो, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि मेरा जो कॉप्स पॉइजन पोशन है वो इतना भी सस्ता नहीं है। जिसके बाद वो नीचे आती है और जिचन के पैसों को चेक करती है तो जिचन उससे कहता है कि अगर ये काफी नहीं है तो फिर उसके बाद और भी है, लेकिन वो कहती है कि इतने काफी हैं। तो फिर वो बॉस लेडी जिचन से कहती है कि तुम स्पिरिट स्टोन कमाने के मामले में काफी ज्यादा कैपेबल हो, कैसा रहेगा कि हम दोनों एक साथ यहाँ पे एक दुकान खोल ले और एक साथ पार्टनर बन के उसे चलाएं, और इस तरीके से मैं और सौंप दोनों तुम्हारी हो जाएंगी, तुम्हें खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो हमेशा इस तरीके की उलझुल चीजें अनलॉक ही कर देता है गेम के अंदर। इसके बाद वो उससे कहता है बॉस लेडी मुझे आपका ऑफर पसंद आया, लेकिन मैं अभी इस समय काफी ज्यादा बिजी हूँ। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे दुनिया का ताकतवर शॉर्ट्समैन बनना है, शॉर्ट खलची बेचा, इसीलिए वो इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है। बॉस लेडी उसकी बम चिकी चिकी बम को सहलाते हुए कहती है कोई बात नहीं है, अपने ये पोशन उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो पोशन पैक करने के लिए चली जाती है और जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि अब हाँ कहने के लिए देरी हो चुकी है, पछतावा हो रहा है। इसके बाद अपनी बाटली उठाता है और वहां से निकल लेता है। बॉस लेडी उससे कहती है कि जब भी मन हो चले आना, बस पैसे ज्यादा लगेंगे। इसके बाद जिचन हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे टोटल 2 लाख कॉप्स पॉइजन पोशन की बोतल खरीदे हैं और वो कुछ ही महीनों के अंदर अमीर बनने वाला है। दरअसल अभी तक बाकी प्लेयर्स को नहीं पता है ये कॉप्स पॉइजन पोशन ही कॉप्स किंग वैली को क्लियर करने की चाबी है। बिना इन पोशन के वो लोग वहाँ पे कॉप्स पॉइजन हाईवे के दौरान ही पॉइजन हो जाएंगे, जिसके बाद उनकी एचपी धीरे धीरे करके कम होने लगेगी और बिना इस पोशन के वो लोग एक झटके के अंदर ही मारे जाएंगे। अब जिचन ने यहाँ पे पैसों की तैयारी कर ली है तो फिर अब उसे यहाँ पे सिर्फ 6 एलिमेंट की बीट्स को ही ढूंढना है ताकि वो अपनी फाउंडेशन के लिए तैयारी कर सके। इसके बाद अगला सीन स्प्रिट की जोन का होता है ब्लेजिंग फ्लेम लैंड्स, जहाँ पे जिचन जैसे ही लैंड होता है तो फिर उसकी एचपी धड़ाधड़ कम होने लगती है 10 करके। जिचन जैसे ही उस धरती पे लैंड होता है तो पता नहीं अचानक से कौन सा कीड़ा बाहर निकलता है और वो जिचन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि जिचन एक झटके के अंदर ही उसके दोनों हाथों को काट देता है शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए, जिससे कि यह धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। जिसके बाद ये अपनी तस्वीर बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। हालांकि जिचन उससे कहता है कि भागोगे, जिसके बाद वो अपनी शॉर्ट फेंक के मारता है जो डायरेक्ट इसके सीने के अंदर घुस जाती है और ये मारा जाता है। जिचन को इसके अंदर से जो ड्रॉप आइटम मिलते हैं वो काफी ज्यादा बेकार क्वालिटी के थे, इसलिए जिचन इन्हें उठाता है और जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। दरअसल जिचन को यहाँ पे एक हाई क्वालिटी का फायर स्प्रिट की चाहिए था, इसीलिए वो यहाँ पे आया था। इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि वैसल जल्दी से बाहर निकलो, मारने के लिए रेडी हो जाओ। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहां से एक लाजवाब लोमड़ी बाहर निकलती है, सिंपिंग न करना अगले ही पल मारी जाएगी। ये जिचन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वैसल बुलाने की। इसका नाम 3 टेल्ड फायर फॉक्स है जो कि रिफाइनिंग के लेट स्टेज पे है। एचपी इसकी 4500 है बस। जिचन उसे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे एक लोमड़ी की तरह दिखोगी। इसके बाद ये फॉक्स आगे से फ्लेम टेल स्क्रोच का इस्तेमाल करते हुए जिचन के ऊपर अटैक करती है तो जमीन के नीचे से ज्वाला निकलती है जो जिचन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। हालांकि जिचन उन सभी को ही डॉच कर लेता है तो फॉक्स उससे कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो। तो जिचन
उससे कहता है कि तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी किया था, ये कहते हुए कि तुम फॉक्स की तरह दिखती हो लेकिन तुम तो जलाने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद वो अटैक करने के लिए फॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो फॉक्स उससे कहती है कि ज्यादा सोचो नहीं। जिसके बाद वो शार्प फॉक्स क्लॉस का इस्तेमाल करते हुए जिशन के ऊपर 3 स्लैसेस मारती है, लेकिन जिशन शॉट की मदद से उन सभी को ही डॉज कर लेता है और उन्हें रिफ्लेक्ट करके फॉक्स की तरफ ही दोबारा भेज देता है। वो तीनों क्लॉस फॉक्स से जाके टकराते हैं तो वो पीछे जाके गिरती है। जिसके बाद ये अपनी फॉक्स वाली फॉर्म में आती है और वहां से भागने लगती है। तो जिशन पांडा को बाहर निकालता है एकदम रबड़ की तरह और उससे कहता है मुझे पता है कि तुम सर्वाहारी हो, सब कुछ खाते हो साले, इसीलिए जाओ वो रहा तुम्हारा खाना, जाओ और जाके एंजॉय करो। तो हम लोग देखते हैं कि ये भाई वैसे ही दांत बाहर निकालता है जैसे हमारा भुक्कड़ दोस्त कुछ भी फ्री का पेलने के लिए। फॉक्स पीछे मुड़ के देखती है कि क्या आ रहा है तो फिर इसकी फट जाती है। ये सोचते है कि ये तो तबाही है क्योंकि ये डायरेक्ट इसे निगल ही जाता है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये पांडा घपा घप भाई टकारे पेलने में बिजी था। और फिर जिशन उसे पूछता है कैसा था, सेटिस्फाई हो गए? तो ये आगे से कहता है कि काफी दिनों से मीट नहीं खाया था, लाजवाब टेस्ट था। उसकी वो टांगे तो और भी ज्यादा बेहतरीन थी। जिशन उससे कहता है कि बुरा नहीं है, ये 100% प्योर फायर स्पिरिट की है। साथ में जिशन को यहाँ पे स्पिरिट क्रिस्टल मार्शल आर्ट टेक्निक भी मिलती है जो कि फायर फिस्ट है। जिसके बाद जिशन गेम से लॉग आउट करता है और रियल लाइफ के अंदर आ जाता है, जहाँ पे क्रेजी बिच जिशन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उन लोगों का स्कूल ब्रेक शुरू हो गया है और ये अपना सारा सामान अब से जिशन के रूम के अंदर शिफ्ट करने वाली है क्योंकि ये दोनों एक साथ रहेंगे। जिशन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इसके बाद हमें क्रेजी बिच का नाम बताया जाता है जो कि रेनलैंड था और जिशन अपने मन के अंदर सोचता है कि रेनलैंड एक नंबर की नशेड़ी है जिम की। इसको खाने के लिए ना दो चलेगा, पहनने के लिए कपड़े ना दो चलेगा, मेकअप ना दो चलेगा, लेकिन अगर तुमने इसके जिम मेंबरशिप के बारे में उंगली उठाई तो ये उंगली तोड़ देती है। इसलिए जिशन फैसला करता है कि वो रेनलैंड का यहाँ पे फायदा उठाएगा। उसकी मदद से वो फिटनेस प्लान बनाएगा और अपनी बॉडी को ट्रेन करेगा जिससे वो अपनी फिजिकल फिटनेस को भी अच्छे से इम्प्रूव कर सके क्योंकि कुछ ही सालों के अंदर दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब इस दुनिया के अंदर इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं बचेगी, ऊपर से वॉर और केओस तो होने ही वाला है। सुकून की जिंदगी तो भूल ही जाओ। फिर जब जिशन बाहर जाता है तो फिर उसको वहाँ पे रेनलैंड दिखाई देती है जो कि उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो, जल्दी से सामान शिफ्ट कराने में मदद करो, मुझसे गेम खेलने को रहा नहीं जा रहा है। जिशन उससे कहता है कि तुम तो स्कूल में थी ना, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई? रेन आगे से कहती है कि पास में थी तो डायरेक्ट यहीं पे चली आई। इसके बाद वो जिशन से कहती है कि लगेज तुम लेके आओगे, मैं तो चली गेम खेलने। जिशन मुस्कुरा ही रहा था कि ये सोचते हुए कि सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन तभी उसे झटका लगता है क्योंकि ये सिंगल पसली रेन का एक सामान भी हिला नहीं पा रहा था। और इस पूरे बैग के अंदर क्या भरा है तुम्हें अंदाजा है? फिटनेस इक्विपमेंट्स, डंबल वगैरह। और ये जनाब सपने देख रहे हैं 6 पैक एब्स के। जिशन रेन से पूछता है क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बताया कि तुम यहाँ पे हो? क्या पता वो यहाँ पे है और तुम्हें वापस लेके चले जाएं। रेन आगे से कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया है कि मैं अपने दोस्त के घर पे रुक रही हूँ, अगर वो लोग उससे पूछेंगे तो वो आगे से मुझे कवर कर देगी। जिस पे जिशन उसे कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो वो मेरी चमड़ी उधाड़ देंगे। रेन उसे कहती है कि डरना बंद करो, मुझे बस ये बताओ कि गेम को कैसे शुरू करना और कैसे खेलना है। तो जिशन उसे वो सभी बेसिक स्टेप्स बताता है, अपना रियल नाम इस्तेमाल न करना, लॉग इन करो वगैरह वगैरह। जिसके बाद अपनी क्लास, अपना कैरेक्टर चूज करो, कौन सी बॉडी कल्टीवेशन यूज करोगी, ये सब कुछ ये सब कुछ सिलेक्ट करती है। जिसके बाद अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करती है तो फिर इसका कैरेक्टर ये था, सो मच क्लीवेस बट आई लाइक इट। जिसके बाद गॉडेस नोआ रेन के पास आती है और उससे पूछती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन पाथ का रास्ता बताऊंगी। जिसके बाद वो उसे अपनी ब्लेसिंग्स देती है। इसके बाद रेन को उसका इन्नीट टैलेंट मिलता है जो कि अनमूविंग विजडम किंग था। जिसके बाद नोवा उसे पूछती है कि तुम्हें कौन सी जगह पे जन्म लेना है। रेन काफी ज्यादा कंफ्यूज थी तो जिशन उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो जो भी जगह चूज करेगी वो उसकी क्लास और उसके कल्टीवेशन के हिसाब से ही होगी। जैसे कि मेज कल्टीवेटर्स के लिए सबसे बेहतरीन जगह मेज हुआ युवा है। लेकिन रेन जिशन से कहती है कि तुम्हारी ये कॉस्ट्यूम तुम्हें अच्छी लग रही है। जिशन उससे कहता है ये सब गया तेली ने, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इन्नेट टैलेंट क्या है। तो फिर रेन उसे अपने इन्नेट टैलेंट के बारे में बताती है तो जिशन उसके इन्नेट टैलेंट को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। जिस पे जिशन हैरान होकर कहता है कि ये किस टाइप का यूरोपियन लक है। फिर जिशन रेन से कहता है कि वैसे ये टैलेंट बॉडी कल्टीवेटर्स के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। तो फिर रेन बॉडी कल्टीवेशन को ही चूज कर लेती है। जिशन हम लोगों को बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों के पास अनमूविंग विजडम टैलेंट था और वो लोग लीडर बोर्ड के अंदर एकदम टॉप पे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि रेन का लक इतना ज्यादा हाई होगा। रेन जिशन से पूछती है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट बिगिनर मिशंस के लिए जाना चाहिए। लेकिन जिशन उसे कहता है कि नहीं, तुम सबसे पहले मेरे साथ फेंको सिटी चलोगी। हम लोगों को वहाँ पे कुछ स्पिरिट स्टोन्स कमाने हैं ताकि हम तुम्हारे लिए कुछ इक्विपमेंट्स ले सकें। इसके बाद दोनों फेंको सिटी आ जाते हैं जहाँ पे सभी लोग कॉप्स पॉइजन पोशन खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिशन ने पहले ही पूरा स्टॉक खरीद लिया था तो फिर इन लोगों को एक भी पोशन नहीं मिल रहा था। तो जिशन उन दोनों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उनके लिए कई सारे कॉप्स पॉइजन पोशन दे सकता है, लेकिन इसके बदले में वो उनसे 8 स्पिरिट स्टोन्स मांगता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यही
ही सोचते हुए कि ये तो काफी ज्यादा सस्ते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से बोतल खरीद लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे भीड़ जमा हो जाने लगती है और वो सभी लोग जिचन से कॉप्स पॉइजन बोतल खरीदने लगते हैं। रेड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इस बेवकूफ के पास इतना दिमाग भी है जिसका इस्तेमाल ये इस तरीके से गेम के अंदर करेगा। अब उसी टाइम पे वहाँ पे जिचन की पुरानी गर्लफ्रेंड उर्फ एक्स जीजी आती है, जो कि उसे कहती है, अरे ये तो तुम ही हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ गेम में भी होगे। मैंने तुम्हारा नाम लीडर बोर्ड के ऊपर देखा तो तुमसे मिलने के लिए चली आई। और वो अपने मन के अंदर बुद्धि चलाते हुए सोचती है कि मैं इस गधे का इस्तेमाल फिर मैं कॉप्स पॉइजन पोशन लेने के लिए करूंगी, जिसके बाद ये मेरी गेम में बहुत ज्यादा मदद करेगा। हालांकि जिचन को इस बात का अंदाजा पहले ही लग जाता है और जीजी जिचन से कहती है, क्या तुमने मुझे मिस किया? वह बाकी जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कह रहे थे क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो रैन आगे बढ़ती है, जो कि जिचन की कमर पे चुटकी काटती है और उसे कहती है कि दोबारा फिसलना नहीं गुरु। वह जीजी अपना जादू चलाते हुए जिचन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ, तुम यहाँ पे रैन के साथ अकेले में गेम खेल रहे हो। तो रैन आगे बढ़ती है, जो कि जिचन को गले से लगा लेती है उल्टे तरीके से, और वो जीजी से कहती है कि तुम्हें अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में था और फ्यूचर के लिए मैं इसके साथ हूँ, इसीलिए लिन मेरा बॉयफ्रेंड है अब। जिसपे जीजी रन से कहती है कि उसे पता है कि उसके फादर प्रिंसिपल है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, वो उससे नहीं डरती है और अभी तक उन दोनों ने ब्रेकअप नहीं किया है, तो लिन उसका बॉयफ्रेंड है। तो फिर जिचन आगे बढ़ता है और वो जीजी से कहता है कि उनका हो चुका है, वो लोग ब्रेकअप कर चुके हैं। जीजी उससे कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो जिचन उससे कहता है कि तुम्हें खुद होश नहीं है, जब हम दोनों एक साथ डेटिंग कर रहे थे तब तुम अकेले में जूजी के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी, यहाँ तक कि तुमने जो लॉलीपॉप खाई उसे भी तुमने दी थी, क्या तुम्हें नहीं लगा कि मुझे इस बारे में पता चलेगा? इस पे जीजी आगे से कहती है कि मेरी गलती नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो वगैरह वगैरह। तो जिचन आगे से सबूत निकाल के कहता है कि मेरे पास तो फोटो भी है, इसलिए एक्सप्लेन करने को कुछ भी नहीं बचा है। जिसके बाद वो पीछे जाकर रैन को अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, ये मेरी फियांसे है। इसलिए रैन भी आगे से कहती है कि बढ़िया खेल गए गुरु। जिसके बाद रैन जीजी से कहती है कि तुमने देख लिया ना, हम दोनों अब यहाँ पे संगमरमर के पुतले हैं, इसलिए हमारे काम के बीच में टांग ना अड़ाना आपसे। जिसके बाद हम लोग लैला मजनू वाला ट्रीटमेंट यहाँ पे जीजी के साथ देखते हैं। ये लोग भाई पत्थर कचरा लाठी जो उठा रहे थे वो जीजी के ऊपर फेंक के मारते हुए कहते हैं कि ये टू टाइमर है, भाग जाओ यहाँ से। जिसके बाद जीजी वही पुरानी लाइन मारती है कि मैं ये चीज भूलूंगी नहीं, बस तुम दोनों इंतजार करो। जिसके बाद हम लोग जिचन को देखते हैं और उसने काफी सारे पैसे कमा लिए थे सिर्फ पोशन बेच के। जिसके बाद जिचन कुछ पैसे रैन को देता है और उससे कहता है कि ये लो पैसे अपने लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद लेना। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से न्यू मिशन के लिए निकल जाना, सिर्फ वही मिशन करना और कोई भी रैंडम क्वेश्चन ना लेना। रैन उससे पूछती है कि ये तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो जिचन आगे से कहता है कि मैं कोई बेहतर तरीका ढूंढना चाहता हूँ और ज्यादा पैसे बनाने के लिए, ताकि अमीर आदमी बन सकूं। जिचन हम लोगों को बताता है कि उसका प्लान यहाँ पे ड्रैगन इंपीरियल क्लैन जाने का है, ताकि वो यहाँ पे थोड़ी सी जमीन खरीद सके और वो उस जमीन पे खोलेगा फार्मेसी शॉप। और जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे दादाओं ने जमीन ना बेची होती तो आज हम लोग करोड़पति होते। इसलिए जिचन हम लोगों को बताता है कि अगर वो इस समय में एट वेस्टलैंड के अंदर कोई जमीन खरीदेगा तो अगले 5 सालों के अंदर वो जमीन रियल वर्ल्ड की जमीन के मुकाबले में महंगी हो जाएगी। जिसके बाद जिचन बन जाएगा लखपति। इसलिए जिचन इस मौके को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला है। खैर जिचन का सामना करने के लिए वहाँ पे एक भेड़िया आ जाता है और जिचन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वाओ ट्रेजर आ गया, ट्रेजर आ गया। जिसके बाद वो वुल्फ जिचन के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि जिचन एक झटके के अंदर ही उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसी टाइम पे जिचन वहाँ पे एक मिशन को ट्रिगर कर देता है और सिस्टम जिचन को बताता है कि हिडन ड्रैगन इंपीरियल क्लैन की प्रिंसेस अपनी जान बचाने के लिए तुमसे मदद मांगने वाली है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? अब उसी टाइम पे जिचन को दिखाई देता है कि वो प्रिंसेस भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी, जो कि उसे मदद मांग रही थी, ये कहते हुए क्या तुम मेरा मैसेज फेंकू सिटी के अंदर डिलीवर कर सकते हो? मेरे फादर को बता देना कि टोंग मारा जा चुका है और उसको मारने वाले घोस्टली सोल टेंपल वाले हैं। हमें इस प्रिंसेस का नाम बताया जाता है जिसका नाम टोंगिन था और ये जिचन से कहती है कि अगर तुम ये मेरा काम करते हो तो फिर मेरे फादर तुम्हें बढ़िया रिवॉर्ड देंगे। जिचन इस वाले इवेंट को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके हिसाब से गेम के अंदर ये वाली चीज अभी नहीं होनी थी, बल्कि उसकी पिछली लाइफ में तो प्रिंसेस को डिमोनिक कल्टिवेटर्स ने मार ही दिया था। जिचन टोंगिन से पूछता है कि वो आधी रात में ऐसे क्यों भाग रही है, तो टोंगिन आगे से बताती है कि उसके ऊपर डिमोनिक कल्टिवेटर्स ने हमला कर दिया है और उसके सभी गार्ड्स मारे जा चुके हैं, तो वो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रही है। जिचन उससे कहता है इतना काफी है और उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी डिमोनिक कल्टिवेटर्स आ जाते हैं। तो जिचन उन लोगों से कहता है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत है कि वो ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्या उनकी मरने की इच्छा है? तो वो लोग जिचन से कहते हैं तू कौन है बे, और उससे कहते हैं बदमोशी नहीं मित्र, नहीं तो यहीं पकड़ के पील देंगे। जिसपे जिचन आगे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ। जिसके बाद ये अपनी मास्टर के तलिस्मा का इस्तेमाल करता है, तो फिर मास्टर की सोल वहाँ पे आ जाती है और वो उन लोगों से कहते हैं कि कौन है भाई, कौन मेरे डिसेपल को यहाँ पे उंगली करने की कोशिश कर रहा है? तो जिचन आगे से तिल मसाला डालते हुए कहता है कि मास्टर ये लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं और ये लोग मुझे मारना चाहते हैं।
इन लोगों ने तो ये भी कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, जिसके बाद ये आपसे डिसाइपल छीन लेंगे और आप बुढ़ापे में अकेली मरेंगी। जिस पे ये लोग मास्टर यान को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा है। और मास्टर यान आगे से अपने हाथ का हल्का सा झोंका ही मारती है तो इनकी बॉडी ही गायब हो जाती है। और जिजन आगे से कहता है कि मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। खैर मास्टर यान उससे पूछते हैं कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इतने समय सिटी में होना चाहिए था ना, या फिर तुम्हें बाहर घूमने का चस्का लग गया है, इतने दिन हो गए हैं शॉर्ट सेक्टर में वापस क्यों नहीं आए। जिचन आगे से बताता है कि वो बस आने ही वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे यहाँ पे ड्रैगन हिडन इंपीरियल क्लैन से एक जमीन खरीद लेनी चाहिए ताकि वो अपने लिए शॉप खोल सके और पैसों का इंतजाम कर सके, जिससे वो अपनी मास्टर के लिए अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स खरीद सके। मास्टर उनसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तलिस्मा लो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस लौट आना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर मुझे याद कर लेना। जिचन मास्टर यान से कहता है कि उसका काम जैसा ही खत्म होगा तो वो तुरंत वापस आ जाएगा। इसके बाद मास्टर वहाँ से चली जाती है और टोंगिन जिचन से कहती है कि उसकी मास्टर के लिए शुक्रिया और वो कभी भी उनकी काइंडनेस को नहीं भूलेगी। सिस्टम जिचन को बताता है कि उसने सक्सेसफुली प्रिंसेस टोंगिन को बचा लिया है। इसकी वजह से प्रिंसेस की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट से बढ़ती है, 10, और मोजियन एरिया के अंदर उसकी रेपुटेशन सभी सिटीज के अंदर 5000 से हो जाती है। जिचन प्रिंसेस टोंगिन से कहता है कि डीमंस को मारना राइटियस कल्टीवेटर का अधिकार है और उनका यही धर्म है, इसलिए टोंगिन को ये चीजें दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और वो मन के अंदर सोचता है कि वो इतने रिस्पेक्ट के साथ में सिटी के अंदर कोई भी जमीन खरीद सकता है। जिस पे टोंगिन जिचन से कहती है कि वो काफी ज्यादा समझदार है और उसकी जान बचाने के लिए दोबारा शुक्रिया। जिचन आगे से कहता है कि ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनका धर्म ही इवल कल्टीवेटर्स को मारना है और बेसहारे लोगों की मदद करना। जिससे टोंगिन की फेवरेबिलिटी दोबारा 5 पॉइंट से बढ़ जाती है। जिससे टोंगिन काफी ज्यादा खुश होती है और वो जिचन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे मुझे इंपीरियल पैलेस ले जाने में, और अगर वो ये चीज करता है तो फिर उसके फादर उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जिचन आगे से कहता है कि बेशक मैं तो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और कुछ ही देर के अंदर जिचन टोंगिन को उसके पैलेस तक ले भी आता है और जिचन इस पैलेस को देख के हैरान था क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा था। वहीं पे टोंगिन का भाई उसे लेने के लिए बाहर ही खड़ा हुआ था और इससे पहले ही पता चल चुका था कि जिचन ने टोंगिन की जान बचाई है। वैसे इसकी पोजीशन थर्ड प्रिंस की है और कमाल की बात यह है कि इसका नाम भी जिचन ही है। थर्ड प्रिंस जिचन से कहता है कि तुमने प्रिंसेस को बचा के काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो फिर तुम बता सकते हो। तो फिर जिचन बड़ा सा मुंह खोल के आगे से मांग ही लेता है कि अगर उसे छोटी सी जमीन मिल जाती शॉप खोलने के लिए तो वो काफी ज्यादा शुक्रमंद होता। जिसपे थर्ड प्रिंस उसे कहता है कि बस इतनी सी बात है, मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए सभी इंतजाम करे देता हूँ। और वो जिचन की तरफ एक जमीन का पेपर फेंक के कहता है कि जाओ और जाके मौज करो। जिचन जब उस जमीन के लोकेशन चेक करता है तो फिर वो डायरेक्ट डिकोर के पास में थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह है, यानी कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है वहाँ पे। जिचन अगले ही सुबह उस शॉप के लोकेशन पे पहुंचता है तो फिर वो शॉप को देख के काफी ज्यादा खुश था क्योंकि शॉप बहुत ही ज्यादा बेहतर कंडीशन में थी और जिचन को यहाँ पे मार्केट की टेंशन में नहीं लेनी थी। हजारों लोग इस जगह से होके गुजरते हैं। उसी टाइम पे जिचन को साइड से आवाज आती है तो जिचन उस तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ लड़कियां थी जो कि उससे कहती हैं बाबू इधर आओ, हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं और साथ में बांसुरी बजाएंगे, मजा ही मजा आएगा। जिससे जिचन की हवस की आग जाग उठती है और वो कहता है कि ये एटम मून हाउस कमाल की जगह है, रात को जाना पड़ेगा। और वो उन्हें आंख मार के कहता है कि शाम को आऊंगा तो ये लड़कियां बौखला जाती हैं। जिचन हम लोगों को बताता है कि अगर वो इस जगह को अच्छे से डेवलप करे तो कुछ सालों के अंदर ही वो इस पूरी जगह को 1 बिलियन की वैल्यू तक पहुंचा सकता है। फिर जिचन शॉप के अंदर जाता है तो फिर वहाँ के जितने भी क्लर्क थे वो सभी उसे इनवाइट करते हैं। वो लोग जिचन को बताते हैं कि उन्हें पहले से ही यहाँ पे इंपीरियल डिग्री मिल गई थी तो उन्हें पहले से ही पता है कि जिचन यहाँ का नया हाउसकीपर है। साथ ही में फीमेल क्लर्क भी वहाँ पे काफी ज्यादा उसे एडवाइस दे रही थी कि अगर उसे कोई भी जरूरत हो तो वो लोग उसकी मदद कर सकती हैं। मिल क्लर्क आगे बढ़ता है और वो जिचन को कहता है कि ये रही अकाउंट बुक्स, वो चाहे तो इन्हें चेक कर सकता है। जिचन उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसों से मतलब है, ये सब कुछ तुम देखो। फिर जिचन उन लोगों से कहता है कि अब शुरुआत होगी, यहाँ पे सबसे पहला कदम होगा इस जगह का नाम बदलने से। और वो नाम को डायरेक्ट चेंज करके कहता है कि इस जगह का नाम अब से होगा कॉमर्स फार्मेसी, यानी कि आम लोगों का दवाखाना। जिसके बाद जिचन उन लोगों से कहता है कि वो लोग अपनी शॉप की शुरुआत क्रॉप्स पॉइजन पोशन से करेंगे और वो लोग शुरुआत में 10,000 बोतल्स के अलावा और नहीं बेचेंगे। जैसे ही उनकी बोतल्स खत्म हो जाएंगी तो वो लोग शॉप को बंद कर देंगे। जिसपे मिल क्लर्क आगे से पूछता है कि वो लोग सिर्फ यहाँ पे 10,000 बोतल्स क्यों बेचने वाले हैं। तो जिचन आगे से बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो लोग डिमांड के शुरू होने से पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो उन्हें भारी लॉस होगा, इसलिए अगर वो लोग 10,000 बोतल्स के अलावा ज्यादा बेचते हैं तो फिर उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। अगर कोई ज्यादा दिमाग चाटे तो उनसे कह दो कि उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगले शिपमेंट के लिए। जिसके बाद शॉप के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पे क्रॉप्स पॉइजन पोशन मिलता है। तो सभी प्लेयर्स भागते हुए चले जाते हैं उसे खरीदने के लिए क्योंकि इन लोगों को डंजन जो क्लियर करना है और जिचन यहीं से पैसे कमाने की शुरुआत करेगा। खैर ये क्लर्क की तारीफ करता है कि ये तीनों क्लर्क काफी कमाल के हैं, इसलिए जिचन को इस जगह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिचन
जिचन मास्टर यान के पास आता है, जैसा वादा किया था वो उसे पूरा करने के लिए। मास्टर यान हल्का सा नाराज थे और उससे कहते हैं कि तुम वापस आ गए। जिचन आगे से कहता है कि हाँ, और वो मन के अंदर सोचता है कि ये तो मुझे काफी ज्यादा मिस कर रही होंगी। लेकिन मास्टर यान उसे कहते हैं कि तुमने हिडन ड्रैगन इंपीरियल क्लैन की डॉटर को बचाया है, तो फिर क्या उन लोगों ने तुम्हें वहाँ पे घर जमाई बनने का ऑफर नहीं दिया? इस पर जिचन की सांसें अटक जाती हैं और वो आगे से कहता है कि उन लोगों ने अगर मुझे ऑफर दिया भी होता तो भी मैं मना कर देता। मैं जिचन स्वर्ग की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सिर्फ सॉर्ड सेक्ट का ही रहने वाला हूँ, मैं मर भी जाऊँ तो भी मेरा भूत यहीं रहेगा। तो फिर मास्टर यान जिचन को खींच के अपनी तरफ बुला लेती हैं और उसकी ठुड्डी पकड़ के उससे पूछते हैं कि सीरियस हो ना? तो जिचन आगे से कहता है कि वो मास्टर की काइंडनेस को कभी भी भूल नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा। अगर वो उसको सर काटने का हुक्म देती है तो वो अपना सर एक झटके में काट लेगा। जिसके बाद वो अपने पास से एक गिफ्ट बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। और ये गिफ्ट निकालता है तो ये बस एक छोटा सा ब्रेसलेट था और ये शायरी भी लगातार पी ले जा रहा था, जो बिना अर्थ की बिल्कुल व्यर्थ है और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद जिचन अपने हाथों से ही मास्टर यान को वो ब्रेसलेट पहनाता है तो मास्टर यान की फेवरेबिलिटी 15 पॉइंट से बढ़ जाती है। अब इनकी परफेक्ट हारमोनी हो गई थी। जिसके बाद जिचन भावनाओं में बहक जाता है और ये हाथ को चूमने वाला था तो मास्टर यान कहती है कि औकात में रहो। तो ये आगे से दोबारा शायरी सुनाने लगता है और मैं नहीं सुनने वाला ये शायरी, क्योंकि बिना अर्थ के शायरी व्यर्थ है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी चुलमुच रही है तो भाई लो सुन लो। इवन दी लोटस फ्लावर पील्स इन कंपैरिजन टू ए ब्यूटीफुल वुमन्स मेकअप व्हेन द विंड ब्लोज थ्रू द वाटर पैलेस द फ्रेग्रेंस ऑफ पेयरल्स एंड जेड लिंगर्स। इसकी व्याख्या तुम करोगे और मैं सुन के मजे लूंगा। इसके बाद मास्टर यान उससे कहती है कि हाँ, ये मीठी बकवास अपने पास ही रखो और ये अपनी लंबी जबान का इस्तेमाल जरा खुद की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए करो। जिचन यही चीज सुनने का इंतजार कर रहा था और वो मास्टर यान को बताता है कि उसने सभी मटेरियल्स को इकट्ठा कर लिया है, अब वो ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो मास्टर यान उससे कहते हैं कि तुम सर्कुलेशन के अंदर चले जाओ और ब्रेक थ्रू क्यों नहीं करते हो? तो जिचन आगे से कहता है कि वो इन सभी चीजों के लिए रेडी है, लेकिन उसे यहाँ पे लाइटिंग रेलिब्यूशन की चिंता सता रही है। तो मास्टर यान उसे कहते हैं कि तुमको किस बात का डर है, मैं तुमको प्रोटेक्ट करती हूँ ना। जिसके बाद हम लोग जिचन को देखते हैं और ये कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और जैसे जैसे इसका ब्रेक थ्रू नजदीक आ रहा था वैसे वैसे लाइटिंग टेलीब्यूशन इसके पास बढ़ने लगता है। वहीं पे लाइटिंग टेलीब्यूशन जैसे ही जिचन के ऊपर गिरने वाला था तो मास्टर यान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और जिचन के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है जिससे लाइटनिंग जिचन को नहीं लगती है। और जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम डैडी के ऊपर स्ट्राइक करना चाहती हो ना, लेकिन डैडी के पास कोई है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसके बाद जिचन सक्सेसफुली यहाँ पे अपने टेलीविजन को पार कर लेता है और साथ ही में ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। लेकिन मास्टर यान उसे कहती हैं कि मुझे एक बात की चिंता सता रही है गुरु, कि फ्यूचर में तुम्हारा टेलीविजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा और मैं तुम्हें और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जिससे जिचन को झटका लगता है क्योंकि डैडी के पास अब कोई भी नहीं था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो पीछे मुड़ के मास्टर यान से पूछता है मगर ऐसा क्यों? जिसपे मास्टर यान जिचन से कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि वो उसको प्रोटेक्ट करना नहीं चाहती हैं, बल्कि उन्हें इस बात का डर है कि उसकी कल्टीवेशन के साथ में टेलीविजन और ज्यादा शक्तिशाली होता जाएगा और एक टाइम पे जाके टेलीविजन उनकी लिमिट्स के पार चला जाएगा और वो जिचन को और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। वैसे भी उन कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन नाम मात्र कल्टीवेशन रहती है जो टेलीविजन का सामना खुद से नहीं करते हैं। इससे जिचन की निराशा और ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन मास्टर उससे कहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे और भी कई तरीके हैं जिनके साथ टेलीविजन के साथ निपटा जा सकता है। जिचन पूछता है कि वो कौन से तरीके हैं तो मास्टर उससे कहते हैं कि वेस्टर्न रीजन के अंदर लैंड ऑफ थंडर है। मास्टर जिचन को बताते हैं कि तुम लैंड ऑफ थंडर के अंदर जाके कल्टीवेट कर सकते हो और सबसे बढ़िया ये रहेगा कि तुम वहाँ पे थंडर ड्रैगन को ढूंढ लो। अगर तुम्हें थंडर ड्रैगन मिल जाता है तो फिर तुम उसे मार देना और उसके थंडर स्पिरिट हार्ट को पा लेना, जिसको कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारे पास थंडर स्पिरिट फिजिक आ जाएगी, जिसके बाद तुम्हें लाइटनिंग टेलीविजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिचन इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हम लोगों को बताता है कि जब वो अपनी पिछली लाइफ में लैंड ऑफ थंडर में गया हुआ था तब वो मरते मरते बचा था, लेकिन इस बार उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास मास्टर का सोल तलिस्मा है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। एक छोटा सा थंडर ड्रैगन उसके सामने क्या ही है, इसलिए वो मास्टर यान को शुक्रिया कहता है और उनसे कहता है कि वो अभी ही लैंड ऑफ थंडर के लिए निकल रहा है। लेकिन मास्टर यान उसे रोकती हैं और उसे बताती हैं कि मेरी ये बात सुनते जाओ कि लैंड ऑफ थंडर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं है। खून, कत्ले आम, चोरी डकैती और बुली करना तो वहाँ पे कॉमन चीज मानी जाती है और ऊपर से वहाँ पे कोई भी सोल तलिस्मा काम ही नहीं करता है, जिससे जिचन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मन के अंदर सोचता है लाइटिंग टेलीविजन की प्रोटेक्शन चली गई, तलिस्मा भी किसी काम का नहीं है और ये रो रो के गंगा जमुना बहा देता है। इसके बाद अगला सीन लैंड ऑफ थंडर का होता है। हम लोग जिचन को देखते हैं जो कि खुद से कह रहा था कि बिना मास्टर की प्रोटेक्शन के भी वो एक हीरो है। हालांकि तभी एक जोरदार झटका उसके ऊपर गिरता है और इसकी फटके चार हो जाती है। लेकिन मास्टर ने जिचन को यहाँ पे लाइटनिंग प्रूफ एक अम्ब्रेला भी दिया था जिसकी वजह से लाइटनिंग स्ट्राइक इसके ऊपर कुछ असर नहीं दिखा पाएंगी। मास्टर ने जिचन से कहा था कि ये छाता तुम अपने साथ लेके जाओ, ये तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं करेगा लेकिन जो फालतू के वहाँ पे बिजली बरसती
नहीं है उससे ये तुम्हें बचा लेगा। और ये हरामी मौके पे चौका मारने की कोशिश करते हुए मास्टर के हाथ को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा पीछे खींच लेती है। जिसके बाद जिचन हम लोगों को बताता है कि जब 9 रिवर्स यहाँ पे एक साथ चली तब ये जगह बनी थी। योंग और जोजो जो थे वो इस जगह को ऊपर कल्टीवेट करने के लिए आए और यहाँ पे रहने लगे। थंडर गॉड यहीं पे रहता है ड्रैगन के सर और इंसानी चेहरे के साथ में, और उसके पेट के अंदर ही ये थंडर प्रोड्यूस होती है, इसलिए थंडर गॉड थंडर ड्रैगन है। और अगर जिचन को फ्यूचर में इन सभी लाइटनिंग से बचना है अपने टेलीविजन से, तो फिर उसे यहाँ पे थंडर ड्रैगन के थंडर स्पिरिट हार्ट को ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे जब जिचन उड़ते हुए जा रहा था तो फिर उसके ऊपर एक क्रोकोडाइल अटैक कर देता है, जिसका नाम ब्लड थर्स्टी थंडर एलिगेटर था। हालांकि जिचन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और वो पैंडा को निकाल के उससे कहता है जाओ और जाके अपने डैडी की मदद करो और यही तुम्हारा खाना है। जिसके बाद पैंडा आगे बढ़ता है और ये तो वही है सर्वाहारी, कुछ भी खाता है। तो ये एलिगेटर की पीठ के ऊपर नोच के उसकी कमर खा लेता है। जिसके बाद ये रैगिंग थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए एलिगेटर के ऊपर अटैक करता है और उसे मार ही देता है। जिसके बाद जिचन नीचे उतरता है और जो बची कुछ जन एलिगेटर के अंदर बच गई थी तो जिचन आगे से क्रिटिकल स्लैश का इस्तेमाल करता है और उसे भी मार देता है। फिर जिचन पीछे मुड़ के पैंडा से कहता है कि ये थंडर एलिगेटर तुम्हारा है, जितना चाहे उतना पेल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो लूट की तरफ नजर घुमाते हुए कहता है कि ये आर्मर तो यूजलेस है, ये स्पीड को कम कर देता है, ये बॉडी कल्टीवेटर्स के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे रेन को दे देना चाहिए। साथ ही में जिचन को यहाँ पे एक थंडर क्रिस्टल मिलता है जो थोड़ा बहुत काम का था, लेकिन जिचन को बाद में एक स्पेशल आइटम मिलता है जो कि एलिगेटर के अंडे थे। हालांकि जिचन किस्मत उतनी ही खराब, उसे कुछ भी अच्छा मिलता है तो बैड लक पीछे चला आता है एक्स की यादों की तरह। जिचन जब अपने सामने देखता है तो फिर तो वहाँ पे हरी भरी थी और वो उसे कहती है कि ये एलिगेटर के अंडे हमारे हवाले कर दो तो फिर हम तुम्हें जाने देने के बारे में सोचेंगे। जिचन उन लोगों से कहता है कि तुम तो हरी भरी, तुम तो दिन दहाड़े किसी आदमी को लूट रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने इतनी मेहनत से इन अंडों को पाया है, तुम्हें इस तरीके से दे देना क्या गलत नहीं होगा? जिस पर ये दोनों आगे से कहते हैं कि हम तुम्हें दिन दहाड़े लूट रही हैं, यही अच्छी बात है। यह कहो कि हम लोगों ने सिग्नल नहीं दिया, नहीं तो लार्ज अमाउंट में यहाँ पे एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि तुम्हें मार देंगे। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि थोड़ा सा बुद्धि से काम लो और ये अंडे मुझे दे दो। जिचन उन लोगों से कहता है क्या मेरे माथे पे सी लिखा हुआ है, मैं कैसे तुम्हारे ऊपर यकीन कर लूं? जिस पे ये लड़की आगे से हथियार बाहर निकाल लेती है और जिचन से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं तुम्हें सच्ची बात बताती हूँ कि हम लोग 10,000 डीमैक सेक्ट के यंग मास्टर के डिसाइपल्स हैं और इस बार यंग सेक्ट के मास्टर ने हम लोगों को यहाँ पे थंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए भेजा है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं? जिचन जैसे ही 10,000 डीमन सेक्ट के बारे में सुनता है तो वो हम लोगों को बताता है कि उसकी पिछली लाइफ में भी ये डिमोनिक कल्टीवेशन सेक्ट हुआ करता था और ये काफी ज्यादा फेमस और पावरफुल था। फिर जिचन हम लोगों को बताता है कि 8 वेस्टलैंड के अंदर रैंकिंग भी होती है सेक्टिक्स की। नॉर्मली इनको थर्ड रेट, सेकंड रेट एंड फर्स्ट रेट के अंदर डिवाइड किया जाता है। आमतौर पे ग्रेट सेक्ट एंड सुपर सेक्ट इन्हें माना जाता है और 10,000 डीमन सेक्ट एक सुपर सेक्ट है जिसके स्ट्रेंथ हेवनली आर्क एंड शॉर्ट सेक्ट के बराबर है। हालांकि 10,000 डीमन सेक्ट और जिचन के शॉर्ट सेक्ट के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई है और न ही इन लोगों ने कभी एक दूसरे के मामले में इतने ज्यादा टांग अड़ाई है, क्योंकि आर्क एंड शॉर्ट सेक्ट के पास एक ही असैसन रियलम का कल्टीवेटर है जो कि जिचन के मास्टर है, वहीं पे 10,000 डीमन सेक्ट के पास 2 हैं। इसलिए जिचन को कुछ अंडों के चक्कर में यहाँ पे लड़ाई करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जिचन उन लड़कियों को अंडे दे देता है। उसी टाइम पे एक लड़की की नजर जिचन के पेट के ऊपर पड़ती है तो वो जिचन से कहती है कि ये आयरन ईटिंग पेट भी हमारे हवाले कर दो। जिचन उन लोगों से कहता है कि मुंह ज्यादा खुल रहा है, तुम्हारा औकात में रहो। तो ये लड़की जिचन के ऊपर अटैक कर देती है अपने एरो से। हालांकि जिचन एक झटके के अंदर ही उसको डिफ्लेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो इनके एक्यूपंक्चर के ऊपर अटैक करता है और इन्हें पैरालाइज कर देता है। वो लड़कियां जिचन से पूछती हैं कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो? जिचन आगे से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। हालांकि बस वो इन लोगों को रस्सी से बांध के BDSM स्टाइल में रख देता है और वो उनसे कहता है कि मैं लड़कियों को चोट तो नहीं पहुंचाता, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ता भी नहीं। जिसके बाद ये पैरों में गुदगुदी करने वाला यंत्र बाहर निकालता है और इन लोगों को तड़पा तड़पा के हंसाने लगता है। ये आगे से भीख मांगते हुए कहते हैं कि छोड़ दे भाई, अब और ज्यादा हंसा नहीं जा रहा है, हमसे गलती हो गई कि हम तुमसे कुछ चुराने की कोशिश कर रहे थे। जिचन उन लोगों से कहता है कि मैं तो तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन क्या तुम लोगों का बॉस मुझे जाने देगा? जिस पर ये लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि ये लोग अपने मास्टर को इस बारे में नहीं बताएंगी। तो जिचन इन लोगों को आजाद कर देता है। तो ये भागते ही जिचन से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने वादों पर टिके रहते हैं? जिसके बाद ये फ्लेयर गन चला देती है, जिससे इनके मास्टर को सिग्नल चल जाता है कि इन्हें थंडर ड्रैगन मिल चुका है। और ये लोग जिचन से कहते हैं कि जैसे ही हमारा मास्टर यहाँ पे आएगा तो तुम मारे जाओगे। तो जिचन आगे से कहता है ठीक है फिर। जिसके बाद वो शॉट इन दोनों के सीने के अंदर घुसा के इन्हें मार देता है और इनसे कहता है कि मैंने ये कहा था कि मैं लड़कियों को मारता नहीं हूँ, ये नहीं कहा था कि जान से नहीं मारता। जिसके बाद ये पीले बाल वाली जिचन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये अपने हाथ को पाइथन के सर के अंदर बदल सकती थी और वो जिचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि जिचन तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इसके सबसे पहले हाथ को काटता है, जिसके बाद इसके सीने के ऊपर कट मार के इसे भी मार देता है। और इन दोनों ने ही खाली फोकट में यहाँ पे अपनी जान गंवा दी, अंडे लेके जा सकती थी ना। और जिचन इन लोगों से कहता है कि तुम्हें
तुमने मेरी लिमिट्स को पार कर दिया। मैं तो अंडे देने वाला था, लेकिन तुम लोगों का मुंह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इसके बाद वो पैंडा से कहता है कि चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से। जिसके कुछ मिनटों के बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का यहाँ पे मास्टर आता है और उसको समझ में आ जाता है कि इन दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए सिग्नल फायर किया था, न कि थंडर ड्रैगन की लोकेशन के लिए। और वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इनकी लाशों को काट के टुकड़े टुकड़े कर दो और थंडर एलिगेटर को खिला दो। इन लोगों ने मेरा बेफालतू में टाइम वेस्ट करवाया। लेकिन ये बाद में कहता है कि किसी ने मेरे मेंबर्स को मारने की कोशिश की है। मेरे 10,000 डीमन सेक्ट को हमें उसे ढूंढना पड़ेगा और उसे जान से मारना पड़ेगा, और मैं तो उसे जिंदा ही जला दूंगा। वहीं पे हम लोग जेसन को देखते हैं जो कि दूर से बैठा हुआ इन लोगों को देख रहा था। जिसके बाद वो हम लोगों को बताता है कि इस बंदे का नाम ली जुंग हुन है, जो कि डिमोनिक सेक्ट की यंगर जनरेशन का लीडिंग फिगर है, और ये हमेशा से ही घमंडी और क्रूर रहा है। जब गेम रियलिटी के साथ जुड़ चुका था तब इसने अपने डिमोनिक सेक्ट को लिया और कई सारी रियल वर्ल्ड की सिटीज को कॉन्कर कर लिया और वहाँ के लोगों और प्लेयर को अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। क्योंकि जिचन ने इसके साथ दुश्मनी मोल ले ली है तो फिर उसे अपने फ्यूचर एक्शन के साथ और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर मास्टर यहाँ पे होती उसे सपोर्ट देने के लिए तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये बाद में खुद से ही कहता है कि मास्टर प्यार करने के लिए है, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। ऑफ कोर्स ये रूल सिर्फ फीमेल मास्टर्स के लिए है, ना कि मेल। वहीं पे हम लोग मास्टर को देखते हैं जिन्हें छींक आती है, क्योंकि जिचन इनके बारे में बात कर रहा था इधर हिचकी आती है। वहीं पे हम लोग मास्टर को देखते हैं जो कि रसोई घर में कड़ी मेहनत कर रही थी जिचन के लिए खाना बनाने के लिए। इनके सर्वेंट इनसे पूछती है कि आप ये मेहनत क्यों कर रही हैं? तो ये आगे से कहती है कि बस ऐसा ही मन हुआ तो मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। हालांकि मन के अंदर इनके भी लड्डू फूट रहे थे कि ये जिचन को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हैं। बहाना ये देती है कि खाने से जिचन की ताकत बढ़ेगी, तो कल्टीवेशन पिल्स बनवाओ ना, ये दाल चावल काहे बना रही हो। जिसके बाद हम लोग जिचन को देखते हैं और इसका लक हमेशा की तरह खराब। ये डिमोनिक सेक्ट से खुद की जान बचाते हुए इधर आया तो फिर इसके पीछे किमिंग बीस्ट पड़ गया जिसके सर के ऊपर 8 सर हैं। लेकिन जिचन को क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी वो उसे मार देगा और इसे और ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। जिसके बाद जिचन आगे से फर्स्ट मून स्लैश का इस्तेमाल करता है किमिंग के ऊपर, तो किमिंग के ऊपर इस स्लैश का कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो जिचन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो जिचन आगे से फिनिक्स फेदर स्लैश का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ किमिंग के ऊपर अटैक करता है। तो किमिंग के ऊपर फेदर्स का एक बहुत बड़ा तूफान लगता है जिससे किमिंग उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और एक ही स्लैश के साथ किमिंग मारा जाता है और इसकी अनाउंसमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर की जाती है। जिसके बाद जिचन आगे बढ़ के रिवॉर्ड आइटम को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसे नीदर सोल सीजिंग सैंड मिली है और ये की मटेरियल है जो कि दाव क्रिस्टल कल्टीवेशन स्टेज के लिए काफी जरूरी रहता है। साथ ही में जिचन को यहाँ पे परफॉर्म्ड ग्रेड के बूट्स मिलते हैं जिनको पहनने से इसकी स्पीड 5 पॉइंट से 25 पॉइंट से बढ़ जाएगी और ये पीछे की तरफ कोई निशान भी नहीं छोड़ेगी। जिचन इन्हें भी पहन लेता है कि स्पीड इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही में जिचन को यहाँ पे क्रिम्सन मून बो मिलता है और साथ ही में हैंड एंड एवर्थ की एक्स। जिचन इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो वो इनको बेच देगा और पैसे कमाएगा। उसी टाइम पे जिचन को सुनाई देता है कि कोई उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो जल्दी से वहां से खिसक लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि डिमोनिक सेक्ट वाले यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं और इनकी नजर केमिंग के ऊपर पड़ती है और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि थंडर ड्रैगन का शिकार पहले ही हो चुका है। हालांकि ली जिंग हुन की नजर उसी टाइम पे केमिंग बीस्ट के ऊपर पड़ती है और वो इन लोगों से कहता है कि कोई यहाँ पे आया था। थंडर ड्रैगन अभी भी जिंदा है लेकिन हम लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए और उसे अंदाजा लग जाता है कि ये वही कल्टीवेटर होगा जिसने इनके सबऑर्डिनेट्स को मारा है। वहीं पे हम लोग जिचन को देखते हैं और ये लगातार मेहनत करते हुए जा रहा था थंडर ड्रैगन को ढूंढने की, लेकिन अभी तक इसे थंडर ड्रैगन नहीं मिला था। उसी टाइम पे जिचन को साइड से लड़ने की आवाज आती है तो वो साइड में देखता है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई अपनी जूनियर सिस्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है तो फिर मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता। और वो अपनी जूनियर सिस्टर से कहता है कि सरेंडर कर दो हमारे सेक्ट की खातिर, तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मौत दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। जिसपे जूनियर सिस्टर उससे कहती है लियांग तुम डिमोनिक सेक्ट के पालतू कुत्ते हो, वो कहते हैं तो तुम हकते हो, वो कहते हैं तो तुम सूंघते हो, तुमने हमारे सेक्ट को धोखा दिया, मैं इस बारे में जरूर सेक्ट लीडर को बताऊंगी जिसके बाद वो तुम्हें मार देंगे। जिसपे लियांग उससे कहता है बब्बू पहले यहाँ से जिंदा तो बच के भागो, जिसके बाद तुम ये मारने मुड़ने की बातें करना। जिसके बाद वो फायर फिस्ट का इस्तेमाल करके जूनियर सिस्टर को मारने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे जिचन आता है। अब ये यहाँ पे मॉन्क की एक्टिंग कर रहा था, आथिमा भा ऐसा है कुछ भाई बोलते हैं मुझे नहीं पता। जैंग उसे पूछता है तू कौन है बे, तो जिचन आगे से कहता है कि मैं एक मॉन्क हूँ जो बची कुछ जिंदगी को बचाने के लिए आया है, अगर तुम उस लड़की को जाने देते हो तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, अटैक करना है तो मेरे ऊपर करो। जैंग उससे कहता है कि अपने काम से काम रख बुढ़े, नहीं तो मैं तुझे वेस्टर्न पैराडाइज भेज दूंगा बुद्धा से मिलने के लिए। हालांकि जब जियांग जिचन के ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी स्पीड का जलवा दिखाते हुए जियांग के हाथ के ऊपर ही आ जाता है और उसे कहता है कि मर्सीफुल होना भगवान की दया का प्रतीक होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीने का होना कमीनेपन की शुरुआत का नतीजा होता है। इसके बाद जियांग जब पीछे मुड़ के उस जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है तो जिचंग उसे भी लेके वहाँ से गायब हो चुका था, जिससे जियांग काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये कहाँ पे चला गया। वहीं पे हम लोग जिचन को देखते हैं जो कि उस लड़की को लेके एक केव की तरफ आगे बढ़ा था छुपने के लिए। वहीं पे उस लड़की को होश आता है तो वो अपने मन के अंदर सोचती
है कि आजकल मॉन्क बाल कब से रखवाने लगे, ये तो टकलू घूमते थे। जिसके बाद लड़की जिचन को शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए, और इसका नाम किंगजू है। जिचन उसे कहता है कोई बात नहीं है, एक बुद्धिस्ट कल्टीवेटर का काम ही होता है लोगों को बचाना। किंगजू उसे दोबारा शुक्रिया कहती है, ये कहते हुए कि मुझे पता भी नहीं है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, लेकिन फिर भी शुक्रिया। जिचन आगे से कहता है कि बुद्धिस्ट कल्टीवेटर्स का एकमात्र नियम है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स को जान से मार देना। वह पे किंगजू की फेवरेबिलिटी बढ़ते हुए लगातार 5 पॉइंट से वह पे जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ रहे हैं, ये 5 से डायरेक्ट 30 पे कैसे आ गए। वह पे जिचन को किंगजू का नाम सुना सुना सा लग रहा था। जिसके बाद जिचन को याद आता है कि किंगजू उन फेमस डिसेबल्स में से एक है जो मिस्टिक मेडिकल सेक्टर से हैं और ये काफी ज्यादा ग्रेट काम की थी। दरअसल गेम जब रियलिटी से मर्ज हुआ था तब किंगजू ने जियांग सिटी की जान बचाई थी। रियलिटी मर्ज होने के बाद कई सारे डिमोनिक क्रिएचर्स ने सिटीज के ऊपर अटैक किया था, कई सारे लोग मारे गए थे और कई सारे लोग अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे। उस टाइम पे किंगजू आगे बढ़ी थी, ना कि उसने घायल लोगों को हील किया था, बल्कि वो फाइट करने के लिए भी गई थी कल्टीवेटर्स के साथ में। हालांकि वो एक मेडिकल कल्टीवेटर थी तो फाइटिंग के मामले में वो इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसने बैटल के दौरान बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया और आखिर में वो मारी ही गई। जब सोल्जर्स को उसकी बॉडी मिली तो वो पहले ही मर चुकी थी, उसकी खूबसूरती जा चुकी थी, स्किन जल चुकी थी और हाथ कट चुके थे। इसलिए इंसानों ने अपने ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जियांगजो का एक बहुत बड़ा स्टैचू शहर के बीचों बीच में लगा दिया था। और पिजिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि जियांगजो को रियलिटी मर्ज होने तक बिल्कुल सही सलामत रहना था, लेकिन जियांगजो कुछ टाइम पहले मारी जाने वाली थी और गेम के अंदर अगर कोई एनपीसी मारा जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए गायब ही हो जाएगा। लेकिन अगर जियांगजो यहाँ पे मारी जाती है तो फिर गेम का प्लॉट चेंज नहीं हो जाएगा। साले तू भी तो जिंदा हुआ है मर के, वो पहले से ही चेंज हो चुका है। खैर जियांगजो अपने पास से एक इनविटेशन लेटर बाहर निकालती है और वो जिचन को देती है। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो मुझे अपने सेक्ट में इनवाइट कर रही है, लेकिन जिचन को मास्टर यान का डर था, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो उसकी चमड़ी उधेल देंगी। इसलिए वो जियांगजो को मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो पहले से ही किसी सेक्ट का डिसाइपल है। लेकिन वो इनविटेशन कार्ड को अपने पास रख लेता है, यही सोचते हुए कि वो किजुए को ये कार्ड दे सकता है। वैसे भी वो एक डॉक्टर असिस्टेंट है तो उसके लिए मेडिकल सेक्ट ज्यादा बेहतर रहेगा। जियांगजो जिचन से कहती है कि कोई बात नहीं है, वो उसे फोर्स नहीं करेगी। इसके बाद वो जिचन को बताती है कि वो यहाँ पे थंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए आई थी। जिचन उसे पूछता है कि तुम्हें भी थंडर ड्रैगन चाहिए, तो जियांगजो आगे से बताती है कि उसने मास्टर को थंडर ड्रैगन के ब्लड एसेंस की जरूरत है ताकि वो अर्थ ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सके, ड्रैगन ब्लड पिल। जिचन किंगजो को बताता है कि वो भी यहाँ पे थंडर ड्रैगन को ही ढूंढने के लिए आया है। तो फिर जियांगजो जिचन से कहती है कि चलो हम दोनों एक साथ ढूंढते हैं, उसका ब्लड मैं रख लूंगी और तुम्हें थंडर ड्रैगन के स्प्लिट हार्ट की जरूरत है तो तुम उसे रख लेना। जिसके लिए जिचन मान जाता है और उसे कहता है लेकिन हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, डेमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ में तुम्हारा सीनियर ब्रदर भी तुम्हें ढूंढ रहा है। इसके बाद जिचन उसे पूछता है लेकिन उसके साथ तुम्हारा लेना देना क्या है, तो किंगजो आगे से बताती है कि वो मेरा सीनियर ब्रदर लियांग है जिसने डेमोनिक सेट के साथ हाथ मिला लिया है और उसे भी थंडर ड्रैगन चाहिए। अगर मास्टर को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे जिंदा जला देंगे, इसीलिए वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। इसके बाद वो सेक्टर में लौट के ये बहाना बना देगा कि मुझे किसी डिमोनिक कल्टीवेटर ने मार दिया है या फिर क्रीचर ने मार दिया है। जिचन किंगजो से पूछता है लेकिन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को ड्रैगन थंडर की क्या जरूरत है, तो किंगजो आगे से बताती है कि उसने सुना है कि डिमोनिक कल्ट यहाँ पे कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे जिचन को समझ में आ जाता है कि स्टोरी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, गुड एंड एविल के बीच में वॉर शुरू हुई होने वाली है। सुबह होते ही ये लोग बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। वही किंगजो का ये पहली बार था कि वो किसी अपोजिट सेक्ट वाले के साथ रात बिता रही हो, इसलिए इसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़ जाते हैं। मानवा है भाई, कैसे न कैसे सेटिंग करवानी ही है, हारम जो बनाना है। वहीं पे इसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं कि धीरे धीरे करके इसकी फेवरेबिलिटी बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं है जब हम कमर में हाथ ढाले घूमेंगे। उसी टाइम में इन लोगों को गुफा के अंदर से आवाज आने लगती है, तो जिचन और किंगजो जल्दी से गुफा से बाहर निकलते हैं। तो फिर वहाँ पे एक बोर किंग आ चुका था जो इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है। जिचन किंगजो से कहता है कि हमें यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए, लेकिन किंगजो उसे कहती है कि चिंता की बात नहीं है, वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। जिसके बाद ये अपना छाता बाहर निकालती है और किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे उस सुअर के ऊपर एक तगड़ा स्लैश पड़ता है और इसकी आधी बॉडी कट जाती है। वहीं पे जिचन को यकीन ही नहीं हो रहा है कि किंगजो ने इतनी आसानी के साथ एक सुअर किंग को मार गिराया। अब उसी टाइम पे हम लोग लियांग को देखते हैं जिससे इनके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद ये इन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जिचन से कहता है कि तुमने मुझे फुद्दू बनाया, ये कहते हुए कि तुम एक मॉन्क हो। किंगजो पीछे मुड़ गए जिचन से कहती है कि वो उसकी काइंडनेस को कभी भी भूलेगी नहीं। वो अभी के लिए लियांग को यहाँ पे रोकती, तब तक जिचन यहाँ से भागने की तैयारी कर ले। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी कुछ ही घंटों पहले जमीन पे पड़ी हुई थी, मरने के लिए रेडी थी, अब यहाँ पे मुझसे कह रही है कि मैं भाग जाऊं और ये अकेले 2 ओपोनेंट के साथ यहाँ पे फाइट करेगी। सुअरों का राजा भी तो है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे थंडर ड्रैगन भी आ जाता है जो धीरे धीरे करके प्रकट हो रहा था, जिससे जिचन को यहाँ पे रुकने का एक और बहाना मिल जाता है। फिर जिचन अपनी शॉट को बाहर निकालता है और वो सबसे पहले सुअरों के राजा को मारेगा, इसके बाद लियांग के मारेगा और उसके बाद थंडर ड्रैगन से निपटेगा। हालांकि थंडर ड्रैगन जैसे ही वहाँ पे आता है तो फिर उसके प्रेजेंस की वजह से बोर किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सीधा एक पेड़ से टकराता है, जिससे इन
भाई साहब की गर्दन टूट जाती है और ये मारे जाते हैं। वह पे जेसन अपने मन के अंदर सोचता है और हमसे कहता है कि अगर तुम्हें कभी फील हो कि तुम बेवकूफ हो तो एक बार इस सुअर को याद कर लेना कि ये कितनी बेवकूफी भरी मौत मरा है। खैर जेसन का इससे फायदा ही हुआ, अब उसे डायरेक्ट लियांग को ही मारना है और वो पीछे मुड़ के लियांग की तरफ देखता है। वह फिर लियांग इन दोनों के ऊपर हंसते हुए कहता है कि आज तो तुम लोगों की बलि चढ़ेगी। हालांकि जेसन इसे फिर से चूरन दे देता है और वो तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है और ये कहता है कि ये दोनों दोबारा गायब कैसे हो गए, साले आंखों के ऊपर हाथ रख के हंसेगा तो फिर ये दोनों गायब नहीं क्या मंजीरा बजाएंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे ली जिंग हुन आता है जो कि लियांग से कहता है कि अगर तुम्हें थंडर ड्रैगन मिल चुका था तो फिर तुमने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें हमारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना है। इस पे लियांग आगे से कहता है कि उसे एक नजर थंडर ड्रैगन मिला तो था लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया और उसके कुछ करने से पहले ही वो अपने लोगों के साथ यहाँ पे आ गए। ली जिंग हुन उसे कहता है बेवकूफ कहीं का, जिसके बाद वो अपने पास से एनर्जी बॉन्ड निकालता है और थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मर भी जाओ। वहीं पे थंडर ड्रैगन के ऊपर जैसे ही ली जिंग हुन अटैक करता है तो ये काफी ज्यादा घायल हो जाता है और धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। जिसन हम लोगों को बताता है कि जो सुअर मरा था उसने ड्रॉप आइटम के अंदर शैडोवेल स्किल दी थी जो कुछ टाइम के लिए लोगों को गायब कर देती है। किंगजो जिचन से पूछती है कि अब उन लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो जिचन उसे कहता है कि तुम यहाँ से स्मॉल बॉर्डर के लिए निकल जाओ, जैसे ही मुझे थंडर स्पिरिट हार्ट मिल जाएगा वैसे ही मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। किंगजो जिचन से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ यहीं पे रुकेगी, वो अकेले उन सभी लोगों के साथ कैसे निपटेगा, वो उसके साथ फाइट करेगी। जिचन उसे कहता है कि हम दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं है, अगर हम सभी यहाँ पे एक साथ लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए अम्ब्रेला लो और यहाँ से स्मॉल बॉर्डर के लिए निकल जाओ। अगर मैं एक दिन में वहाँ पे नहीं आता हूँ तो फिर तुम डायरेक्ट आर्कन सॉर्ड सेक्ट के लिए निकल जाना और मेरे मास्टर को ढूंढ लेना। वहीं जिचन मास्टर यान को इन समय में घसीटना तो नहीं चाहता था लेकिन ऐसा लगता है कि डेमोनिक सेट और बाकी सभी चीजों की वजह से अब मास्टर यान को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। इसके बाद किंगजो जिचन से कहती है कि मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। वहीं पे ये कह रही थी कि जिचन की काइंडनेस को ये कभी भी नहीं भूलेगी, उसके जैसा मर्द उसे कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा और इसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट 55 हो जाती है। फिर जब जिजन अपने सामने देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि डेमोनिक सेक्टर वालों ने थंडर ड्रैगन को ऐसे पकड़ लिया है जैसे कोई एक नॉर्मल सांप हो। जिसके बाद ली जिंग हुन अपने हाथों में एक स्पीयर लाता है और ड्रैगन से कहता है अलविदा दोस्त, और उसके दिमाग के अंदर घुसा के उसे मार देता है और उसको मारने के बाद कहता है कि तुम जैसा एक तो बीस्ट खुद को ड्रैगन कहने के लायक भी है। वहीं पे लियांग आगे से तलवार चटाई शुरू करता है और ली जिंग हुन से कहता है कि आपको हाथ गंदे की जरूरत करने की नहीं है मास्टर, मैं जाता हूँ और इसके थंडर स्पिरिट हार्ट को बाहर लेके आता हूँ और साथ ही में सोल माउंट को भी। जिसके बाद ये भागते हुए हाथ गंदे करने के लिए जाने लगता है। वहीं पे हम लोग जिचन को देखते हैं जो कि अपने पास से अर्थ ग्रिड के मैजिकल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और उसे बजाने लगता है। अब ये उस जंगली सुअर का दांत था और उसको बजाने से जो भी जंगल के मॉन्स्टर और बीस्ट होंगे वो सभी कुछ टाइम के लिए बजर्ग हो जाएंगे और भागते हुए यहाँ पे आने लगेंगे। इन लोगों को भी वो हॉर्न सुनाई देता है और ये सभी सोचते हैं कि अब क्या होगा, तो फिर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर वहाँ पे कई सभी बीस्ट एक साथ भागते हुए इनकी तरफ आ रहे थे। इसलिए ली जिंग हुन और उसके सभी लोग उनसे निपटने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे हम लोग लियान को देखते हैं जो कि हार्ट ऑफ थंडर स्पिरिट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे हम लोग एक मेढक को देखते हैं जो कि लियांग की तरफ उछलता है और उसके मुंह पे चिपक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाते हुए जिचन तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपना हाथ घुसा के ड्रैगन स्पिरिट हार्ट को बाहर निकाल लेता है और साथ ही में उसके सोल माउंट को भी। अब मैं यहाँ पे ऑथर को गाली भी नहीं दे सकता हूँ कि ये मेढक वाली चीज बस प्लॉट का हिस्सा है, क्योंकि ऑथर ने पहले ही बता दिया है कि इसका लक लाजवाब है। तो फिर चाहे सुअर का पेड़ में लड़के मरना हो या फिर मेढक का मुंह पे चिपकना, आई कांट कंप्लेन अबाउट दिस, क्योंकि चमत्कार बेवकूफी भरी चीजों से ही होते हैं। हालांकि जियांग जब तक उस मेढक को हटाता तब तक देरी हो जाती है और उसे दिखाई देता है कि कोई पहले ही थंडर स्पिरिट हार्ट और सोल माउंट को लेके गायब हो चुका है। ली जिंग हुन उसे कहता है क्या देख रहे हो, जल्दी से लूट मुझे लाके दो। तो लियांग आगे से बताता है कि कोई यहाँ पे आया था और वो इन सभी चीजों को लेके गायब हो चुका है। तो ली जिंग हुन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसका गला पकड़ के उससे कहता है कि मुझसे बदमूसी नहीं मित्र। जिसके बाद वो उसे उठा के नीचे पटक देता है। तो लियांग आगे से कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, कोई यहाँ पे आया था जो कि ड्रैगन के ड्रॉप आइटम्स को लेके गया है, उसने कोई भी चोरी नहीं की। अब उसी टाइम पे हम लोग जिचन को देखते हैं जिसके पास शैडो वेल स्किल थी, वो एक झटके के अंदर गायब हो जाती है। तो ये सबके सामने आ जाता है। तो उन लोगों की नजर जिचन के ऊपर पड़ती है और जिचन पीछे मुड़ के उनकी तरफ देखता है। तो लियांग जिचन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही कमीना है, इसी ने उन सभी लूट को यहाँ से लेके जा रहा है। जिचन पोटली को जिम में रखते हुए कहता है कि तुम लोग पहले बातें कर लो, मैं तो चला यहाँ से। जिसके बाद वो स्वॉर्ड निकालता है और उड़ते हुए वहां से भाग लेता है। तो फिर ली जिंग हुन भी जिचन के पीछे भागता है और उससे कहता है कि लूट मुझे दे दो तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जिचन उसे कहता है कि दो स्कैम ऑफिस चलाता हूँ, मैं सबको चुनर लगाता हूँ और तुम मुझे ही चुनर लगाने की बात कर रहे हो। तो फिर ली जिंग हुन जिचन के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक जिचन से टकराता है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरता है। हालांकि जिचन इस स्मॉल बॉर्डर के पास पहुंच चुका था और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरे थी, जिसका इस्तेमाल करके ये डायरेक्ट स्थिति के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएगा। इसलिए जिचन भागते हुए किंगजो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो किंगजो उसे कहते हैं कि जल्दी आओ। तो फिर ली जिंग हुन बाहर निकलता है और कहता है कि इतनी आसानी के साथ थोड़े ना भागने दूंगा। तो फिर किंगजो आगे से अपने आर्टिफैक्ट का
इस्तेमाल करती है पावर ऑफ विजडम हार्ट टेक्निक, और वो जिचन की मदद करती है जिससे उसके कॉम्बैट स्टैट्स 30% से बढ़ जाते हैं 30 सेकंड्स के लिए। तो जिचन जल्दी से किंगजू के पास आता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल के पीछे की तरफ ली जंग हुन के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है। ये एक फ्रोजन स्लैश था जो कि ली जंग हुन से सीधा टकराता है और वो जम जाता है 3 सेकंड के लिए। और इसी का फायदा उठाते हुए ये दोनों जल्दी से भागते हुए टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के पास आ जाते हैं और उसे एक्टिवेट करने लगते हैं। हालांकि तब तक ली जंग हुन अपने आप को आजाद कर लेता है और वो डायरेक्ट स्पीयर से इन दोनों के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि जिचन की किस्मत बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, तो जब तक वहां पे धमाका होता है तब तक ये दोनों टेलीपोर्ट हो चुके थे। ली जंग हुन उनसे कहता है कि बड़ी जल्दी वेनेस हो गए भाई, मुझे तो लगा कि मैंने उसे हिट कर दिया, लेकिन मैं उस कमीने को याद रखूंगा, अगली बार उसका लक भी काम नहीं आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और इसके जितने भी चैप्टर्स थे मैंने वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मैं पहले ही बता दूं दोस्तों कि प्लीज ये मत कहिएगा कि नेक्स्ट एपिसोड लेके आओ, और अगर तुम्हारे पास कोई भी सजेशन हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो नई मानवा के, शायद से मैं ट्राई करूं और मानवा बताना चाइनीज मानवा, कोरियन मानवा नहीं।